यस सर। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करें। तो इकोनॉमिक्स क्लास है, तो इकोनॉमिक्स में ही बातें करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग कहाँ हैं सर अभी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोनोपोली मार्केट याद है क्या? मोनोपोली मार्केट में बात कर रहे हैं ना सर? अरे कुछ तो याद यस होगा। सर। यस सर। तो सर मोनोपोली मार्केट में लास्ट वीक मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स में बात किया था। मोनोपोली मार्केट में मोनोपोली ग्राफ कैसे बनाया जाता है, कंपनी का जो मोनोपोली बिजनेस है, और सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, मैं आप लोगों को IRCTC एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। मतलब IRCTC याद है ना सर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो स्टॉक मार्केट लिस्टेड एक कंपनी भी है, और इसका बिजनेस प्योर मोनोपोली है सर। प्योर मोनोपोली मतलब 100% मोनोपोली बिजनेस है। मतलब सर मोनोपोली बिजनेस मतलब जिसमें एक सेलर होता है। सेलर कितना होता है? एक, वन सेलर एंड मेनी बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, मेनी ही नहीं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मतलब बेचने के लिए एक कंपनी या एक बिजनेस, लेकिन खरीदने के लिए अनेक कस्टमर। ठीक है, तो सर क्या मोनोपोली अच्छा है इकोनॉमी के लिए? सर नॉट, अगर आप सिंपल पूछोगे, कंज्यूमर के लिए मोनोपोली इज नॉट गुड, बट अगर गवर्नमेंट कंट्रोल हो तो हेल्पफुल होता है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट कंट्रोल हो तो हेल्पफुल होता है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट क्या है ना, सर्विस ओरिएंटेड तरीके से करते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म का जो बात है, IRCTC का, ये गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है। तो ऑब्वियसली नॉर्मली मोनोपोली रहने से प्राइवेट प्लेयर में क्या होता है ना, वो प्राइस ज़्यादा हो जाता है, चीज़ों का दाम ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो कस्टमर है, अगर मार्केट में सेल करने वाले सिर्फ एक ही बिजनेस रह जाए ना प्रोडक्ट का, और उसका डिमांड बहुत हो, तो क्या होगा सर? आप ही बताओ, आप लोग ही बताओ। मतलब आपको जो चाहिए, मानो कि मार्केट में एक ही मोबाइल कंपनी है, मोबाइल फोन कंपनी, और खरीदने के लिए इतना सारा कस्टमर्स, क्या होगा? मोबाइल फोन का दाम ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या लगता है? बेशक ज्यादा होगा, तो है ना? ज्यादा होगा। एकदम बिल्कुल। अगर कल सिर्फ मार्केट में जियो नेटवर्किंग बिजनेस में, सिर्फ नेटवर्क कंपनी में सिर्फ जियो रह जाए, ठीक है, सिर्फ जियो रह जाए, क्या होगा? नेटवर्क का दाम अनाप शनाप हो सकता है, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना? तो मोनोपोली बिजनेस अगर देखा जाए तो कंज्यूमर के लिए अच्छा बात है नहीं। बट सर अगर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग है बिजनेस में, तो फिर मतलब अनाप शनाप नहीं होता है। जैसे कि IRCTC मन मर्जी टिकट का दाम नहीं करता। हाँ, अब उसके हाथ में ही है, वो चाहे तो बहुत ज़्यादा भी रख सकता है, फिर भी वो बहुत प्रॉफिट करेगा। क्यों? क्योंकि इतना लोग हैं, टिकट मिलता नहीं है लोगों को हमारे देश में तो रेलवे में टिकट मिलता नहीं है सर। जब मतलब हमेशा देखना वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट। कभी भी किसी जगह में, अभी कोरोना के बाद थोड़ा सा लोगों का इधर उधर जाना कम हुआ है, बट अगर आप नॉर्मल टाइम अगर देखोगे, टिकट बुक करने के लिए अगर किसी को मुंबई जाना है, 6 मंथ्स पहले से बुकिंग रखा है, 6 मंथ्स पहले से वेटिंग लिस्ट। इतना हाई डिमांड है सर। ट्रेन इतना नहीं है जितना डिमांड है। सो एक तरह का मोनोपोली है उसका। वो चाहे तो दाम कुछ भी करे तो भी लोग चढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो करता इसलिए नहीं है बिकॉज उसको पता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोलिंग में चलता है, और गवर्नमेंट को भी पता है कि भाई कस्टमर का मतलब ऐसा भी मतलब ऐसा भी फीस नहीं चार्ज कर सकते, या ऐसा भी सर्विस चार्ज नहीं ले सकते जो अनरीजनेबल हो। ठीक है, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट कंट्रोल हो जाते हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हो ना। लेकिन यही बात अगर प्राइवेट कॉन्सेप्ट में हो जाए, तो वो मार्केट में कुछ भी अनाप शनाप दाम करेगा, कुछ भी करेगा। तो मोनोपोली इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट देर आर वेरी फ्यू सेक्टर्स जहां पर मोनोपोली है। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करूंगा मोनोपोली का जो बाकी एरिया है। ऐसे लास्ट दिन मैं आपको मोनोपोली का एक पूरा टेबल समझाया था, मुझे अभी भी याद है, मैं आपको पूरा मोनोपोली का टेबल समझाया था। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये देखो सर, मोनोपोली मार्केट का फीचर्स आप लोगों को मैंने बता दिया था। फीचर्स बताया था आप लोगों को मैं लास्ट वीक। फीचर्स के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि मोनोपोली ग्राफ देखने में कैसे होते हैं। मोनोपोली में ये डिमांड कब होता है सर? जो एवरेज रेवेन्यू होते हैं वही फार्म का डिमांड कब भी होता है, बोला था ना सर। ये जो मोनोपोली का जो बेसिक्स ड्राइंग पैटर्न है, किस तरह का देखने में होता है, ये सब मैंने क्लास में आपके साथ लास्ट दिन काफ़ी डिटेल्स में बातचीत किया। आज भी करना है मोनोपोली में बात, बिकॉज मोनोपोली में अभी बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करना बाकी है। तो एकदम अच्छे से समझते हैं ना, ठीक जैसे परफेक्ट कंपटीशन को अगर अच्छे से समझे हैं, तो फिर मोनोपोली को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो मोनोपोली बिजनेस में
ऐसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही है, मैं फिर से और इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बार बता दिया। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऐसे होते हैं, इसका एवरेज रेवेन्यू का जो कार्व होते हैं, और इसका मार्जिनल रेवेन्यू का ठीक उसका आधा होता है, पीछे नीचे होता है, मतलब उससे कम होता है। एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये सब मैं समझा के आया आप लोगों को। और ऐसा देखने में क्यों होता है, इसके लिए मैंने लास्ट दिन आप लोगों को एक रिलेशनशिप समझाया था मोनोपोलीज रेवेन्यू का, जिसमें आपको मैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके स्टैटिस्टिक्स को समझाया था। मतलब ये इसको स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं ना सर, डेटा। इस डेटा को मैंने एनालिसिस किया था, और एनालिसिस करके आपको मैं ये भी समझाया था कि कब कब बिजनेस में रेवेन्यू, मोनोपोली बिजनेस में रेवेन्यू इंक्रीज जब होता है तब क्या होता है, मोनोपोली बिजनेस में जब मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है तब टोटल रेवेन्यू में क्या होता है, मोनोपोली बिजनेस में जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करता है तब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू होता है। इवन मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर किसी ने क्लास नहीं किया था या फिर भूल गए तो जरूर फिर से क्लास देखें, आपको सारा का सारा याद आ जाना चाहिए। और फिर मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मोनोपोली रिवर्स यू से, मतलब मोनोपोली में जो टोटल रेवेन्यू कार्व होता है ना सर, टोटल रेवेन्यू कार्व जो होता है वो रिवर्स यू शेप होता है। कैसे होता है सर? रिवर्स यू शेप। अब यहाँ से देख सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ये देखिए सर, ठीक है, ये रिवर्स यू शेप। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे आपको मैं बताया था कि मोनोपोली बिजनेस इस पॉइंट में हाईएस्ट लेवल का रेवेन्यू कमाते हैं, और उसके बाद मोनोपोली बिजनेस में रेवेन्यू धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसके साथ मोनोपोली का एवरेज रेवेन्यू का कनेक्शन क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या कनेक्शन है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चर्चा मैंने लास्ट दिन किया था। तो आज क्या करना है सर? सर आज मैं आपके साथ मोनोपोली बिजनेस के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाला हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, एवरेज रेवेन्यू के साथ, टोटल रेवेन्यू के साथ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप क्या है। वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्लास पहले नहीं किए हो उनको थोड़ा सा मैं कुछ बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। ऐसे मैं बताया था बीच में एक बार, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता के रखा, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको एक साथ मैं आपके साथ बातचीत करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से मोनोपोली बिजनेस में ये काम करते हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको बताऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फार्म, मतलब मोनोपोली बिजनेस में बैलेंस कब आता है। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम कब आता है। अगर आपका मोनोपोली बिजनेस है मार्केट में तो आप कैसे मोनोपोली में इक्विलिब्रियम कमाओगे? सर इक्विलिब्रियम का मतलब समानता। समानता इन द सेंस, मतलब समानता मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मतलब एक बैलेंस सिचुएशंस में बिजनेस कैसे चल सकता है। सर बिजनेस का बैलेंस डिपेंड करता है बिजनेस के प्रॉफिट से, ठीक है। तो मोनोपोली बिजनेस एक सिचुएशन होता है जब सुपर प्रॉफिट करता है। सर मोनोपोली बिजनेस लॉस में कब जाता है, इसका भी एक सिनारियो है। तो बिजनेस का दो कॉन्सेप्ट है, एक शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट और एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको शॉर्ट रन में बताने वाला हूं कि सुपर प्रॉफिट करता है मोनोपोली, ऑब्वियसली शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट भी कर सकता है, शॉर्ट रन में लॉस भी कर सकता है। और अगर बिजनेस लॉन्ग रन में टिक जाए सर, अगर बिजनेस लॉन्ग रन में टिक जाए तो बिजनेस सुपर प्रॉफिट करेगा हमेशा। मोनोपोली बिजनेस अगर लॉन्ग रन में टिक जाता है ना तो वो सुपर प्रॉफिट करने का ही चांसेस बढ़ जाता है उसका, ठीक है। तो इस तरह से ये मोनोपोली बिजनेस का अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट आपसे मैं बात करूंगा। और फिर मेरा इच्छा है आपको बताए, मेरा इच्छा है मतलब अगर बात करते करते यहाँ तक पहुंच पाए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोली में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है ना सर, एक ही फार्म है जो अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलो या फिर मोनोपोली का अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रेडी किया। सर क्या है? सर मैं आपको बताने वाला हूँ भारत का मतलब इंडिया में करेंटली कुछ फेमस फेमस मोनोपोली बिजनेस। एक तो मैंने आपको लास्ट वीक आईआरसीटीसी समझाया था, है ना। आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो इंडियन रेलवे का होल्ली ओन्ड एक सब्सिडियरी कंपनी है, और ये 100% मोनोपोली है सर। इसका 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है और 100% मोनोपोली बिजनेस है इसका। मतलब भारत में ये 100% मोनोपोली में इंडियन रेल को चलाते हैं। इंडियन रेल में टिकट बुकिंग से लेके खाना खाने से लेके झाड़ू पोछा लगाने तक एवरीथिंग इसके हाथ में है, और उसका जो भी चार्जेस होता है वो इनको ही मिलता है, इसका और कोई नहीं है। तो इंडियन रेल जो है वो एकदम 100% मोनोपोली है। लेकिन नॉट जस्ट आईआरसीटीसी, मैं आपको 10 ऐसे कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो हमारे देश में मोनोपोली में बिजनेस करता है, इवन ये सब स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। सर मजा आएगा ना? एकदम बिल्कुल मजा आएगा।
सर मोनोपोली बिजनेस 10-10 कंपनी, एक नहीं 10-10 कंपनी मोनोपोली में, यस सर है। और स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या रखना चाहिए, ठीक है, चाहे आप इन्वेस्ट करो ना करो नॉलेज के लिए, ठीक है। ऐसे अर्पिता को पता है, अर्पिता के घर में दादा दीदी दोनों ही हाँ स्टॉक मार्केट को लेके काफी इंटरेस्टेड है। हाँ अर्पिता ठीक বলেছি তো? ইয়েস তুই স্যার। তুই করিস নাকি ওদের সাথে স্টক মার্কেটের গল্প? না। अब आगे से तू भी पार्टिसिपेट करना हाँ। इतना नॉलेज गेन कर कि तू उन लोगों को भी शॉक में ला दे कि तुझे भी आता है स्टॉक मार्केट। क्या रे सरप्राइज देगा कि नहीं देगा बोल? ইয়েস স্যার। हाँ सरप्राइज दे देना, ठीक है। ये क्लास के बाद घर में मोहितोष को और रोशनी को, ठीक है सर, मोहितोष रोशनी अर्पिता का भैया और दीदी है, तो इन लोगों को ये सरप्राइज देगा कि इनको भी स्टॉक मार्केट में मोनोपोली बिजनेस का आइडिया है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये भी सजेशन दे सकता है। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना सर, नॉलेज इतना लो कि किसी को भी किसी भी जगह में अचानक से शॉक में डाल दो कि भाई ये कंपनी अच्छा है। तो IRCTC 100% मोनोपोली। इसके अलावा आपके सामने है हाल। हाल समझते हो सर? हाल जानते हो हाल? सर हमारे देश में जो प्लेन बनाने वाला कंपनी है ना सर, एरोप्लेन बनाते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो टॉप 10 इंडियन कंपनीज विद मोनोपोली में 100% है IRCTC, ठीक है 100%। एकदम बिल्कुल मोनोपोली चलाते हैं। रेल देख के समझ में आ गया होगा, स्टेट ओन्ड एंटिटी एंड द ओनली प्लेयर इन इंडियन मार्केट दैट ऑपरेट इन द इंडस्ट्री। दिस मेक्स द मोनोपोली एज ए कंज्यूमर हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव्स। आपके पास ट्रेन में चढ़ने का, टिकट काटने का और कोई ऑप्शन नहीं है। द कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1845, बहुत पुराना है, ब्रिटिश जमाने में बना था। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे इन द वर्ल्ड एंड इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। मैं आपको बताया था लास्ट वीक, इन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर में से एक है। रेल नेटवर्क का जनरली कंसिडर्ड एज नेचुरल मोनोपोलीज, कोई भी देश में हो, ठीक है, नेचुरल मोनोपोली है, ठीक है। इसमें प्राइवेट प्लेयर आना मुश्किल है। ऐसे थोड़ा बहुत आ रहा है, तेजस एक्सप्रेस वगैरह जो प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू से आ रहा है, बट रेल नेटवर्क प्राइवेट लेवल में नहीं जा सकता। दिस इज बिकॉज ओनली वन ट्रेन कैन यूज द ट्रैक एट अ गिवन टाइम, है ना सर। However, countries like UK have bought private players by allowing them to bid for rail lines. Earlier this area, India too announced that it will be opening the sector for players. Yes, इंडिया में भी धीरे धीरे ऐसा बातचीत चल रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आ सकता है रेल लाइंस में भी, ठीक है। जैसे यूके में चालू किया प्राइवेट कंपनीज रेल लाइन बनाएगा, ऐसे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट कंपनीज रेल लाइन बनाएगा। और एक 100% मोनोपोली बिजनेस के बारे में आइडिया ले लो सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, एरोनॉटिक्स, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स इंडिया लिमिटेड, हाल के नाम से जाना जाता है। इसका भी स्टॉक मार्केट में काफी पॉपुलैरिटी है, जैसे IRCTC का पॉपुलैरिटी है, ठीक है, इसका शेयर भी काफी अच्छा पॉपुलर होता है सर IRCTC। ये देखो सर, लास्ट जब से आया है इसका शेयर तब से बढ़े ही जा रहा है सर, बढ़े ही जा रहा है। बीच में थोड़ा और हाईएस्ट हो गया था, थोड़ा कम हो गया। तो ये इंडियन रेलवे है, ठीक है सर। आपको मैं हाल के बारे में बताता हूँ, हाल का शेयर का क्या हालत है देखते हैं। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये रहा हाल सर। इसका भी शेयर कुछ खराब नहीं है सर, ये भी काफी अच्छा शेयर है इसका, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखो, आप देख सकते हो सर, एक टाइम पे काफी हाई था, फिर नीचे आया था, फिर ऊंचे चला गया। अभी 1363, आज सिर्फ आज के डेट में दिन 230.75, मतलब आज अगर किसी ने हाल में पैसा लगाया तो 230 रुपीज कमा लिया पर शेयर में, 20% आज का, आज ही इसका मूवमेंट लिया सर। नहीं आज नहीं, आज तो नेगेटिव है, मतलब अभी तक लास्ट कितना दिनों में 5 साल में 20% इनकम दिया सर, 20% सॉरी, ठीक है। लास्ट 5 दिनों से थोड़ा सा टर्मोइल है इसका, ठीक है। ये सब आप लोगों को अभी जानने का जरूरत नहीं है, आप लोग इकोनॉमिक्स समझो तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट भी समझ में आ जाएगा सर। हाल को छोड़ के और कुछ कंपनी सर, हाल क्या करते हैं सर, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड रिप्रेजेंट द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन डिफेंस सेक्टर। सर हमारे देश में जो डिफेंस का प्रोडक्ट बनता है ना, ठीक है, डिफेंस का जो फ्लाइट वगैरह चलता है, जो विमान में युद्ध वगैरह होता है, द कंपनी है सेटअप 1940 वालचंद हीराचंद गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, वालचंद हीराचंद एंड गवर्नमेंट ऑफ मैसूर, मैसूर सर साउथ इंडिया में, ठीक है। with the aim of manufacturing aircraft in India. Today the company is state owned and is associated with designing, fabricating and assembling aircraft, jet engines, helicopters and their spare parts. समझ रहे हो, भारत भी पीछे नहीं है सर, हम लोग भी एरोप्लेन हेलीकॉप्टर वगैरह बनाते हैं और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हाल का है
सर इसके बारे में कौन नहीं जानता। सर आप लोग बचपन में खाए कि नहीं, बोलो। सर मेरा बचपन में मैं थोड़ा सा खाया था, मुझे अभी याद नहीं है, पापा को माँ को पूछता रहता हूँ तो बोलते हैं कि मेरे को बचपन में सेरेलैक नहीं मिलता था, लेकिन हाँ मेरे बहन के टाइम से सेरेलैक मिलना चालू हो गया था गाँव में। क्या आप लोग सब कोई सेरेलैक खाए हो सर, बोलो। अरे बोलो ना, शर्माने का क्या है। यस सर। यस सर। यस सर और अगर नहीं खाए होंगे तो फिर माँ को पूछो, माँ बता देंगे आपको, ठीक है पापा बता देंगे। सर सेरेलैक का कोई सब्स्टिट्यूट है, अभी सुने हो कभी कि सेरेलैक कंपनी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए कोई कंपनी है? आपके घर में अभी भी बच्चा वगैरह आसपास में, आस पड़ोस में, फैमिलीज में होते होंगे। हाँ आज भी देखना, किसी के भी घर में जाओ, किसी के भारत में किसी भी कोने में चले जाओ, बच्चे को अगर माँ का दूध के सब्स्टिट्यूट में कुछ भी देना है, स्पेशली इन्फेंट्स के लिए, 6 महीने तक के बच्चे के लिए उनको सेरेलैक खिलाया जाता है ना सर, उनको सेरेलैक दिया जाता है। और नेस्ले का सेरेलैक में मतलब इसका जो मार्केट का मोनोपोली है 96% का मोनोपोली है, 96%। बाकी कुछ लोकल मार्केट में भी कुछ कंपनीज आया है, तो आप समझ सकते हो ना नेस्ले। सर इसका भी शेयर बहुत बढ़िया है क्या सर? हाँ एक जमाने में तो इतना रिटर्न दिया कि सब्स्टिट्यूट भी कोई कुछ नहीं कर सका, इतना रिटर्न जनरेट कर दिया नेस्ले इंडिया। ऐसे ये स्विट्जरलैंड का कंपनी है सर, 18,250 एक शेयर का दाम है सर, 18,250। अगर किसी ने आज से 4-5 साल पहले 4-5 हज़ार का दाम था, और जब स्टार्ट हुआ था तब तो और कम दाम था सर, 2,000 समथिंग, ठीक है। आज से 5 साल पहले 5,000 का दाम था, अगर 5,000 में भी किसी ने परचेज किया होता तो आज 13,000 पर शेयर में प्रॉफिट करता, 5 years बैक। समझ रहे हो ना सर, बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी है, किसी किसी चीज में बहुत ज्यादा मोनोपोली करता है नेस्ले, उसका कोई कॉम्पिटिटर प्रॉपर्ली है ही नहीं। और सेरेलैक में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। हाँ सर, सेरेलैक बिजनेस में तो इनका प्रॉपर कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, समझ रहे हो। जैसे इंस्टेंट सीरियल मेड बाय नेस्ले फॉर इन्फेंट 6 months एंड ओल्डर एज अ सप्लीमेंट फॉर ब्रेस्ट मिल्क, तो 6 महीने उससे ऊपर, ठीक है। Nestle is one of the world's leading nutrition, health and wellness company which was set up in 1866 in Switzerland. It has spent more than a century in the Indian market over the years, has become an undisputed market leader in the baby food segment. इसका मार्केट का 96% मतलब पूरा का पूरा मार्केट का 96% मार्केट है इनका। सर कोल इंडिया, इसका 82% मार्केट है सर, कितना परसेंट? 82%। भारत में जो कोल का बिजनेस होता है, इसका कोल का 82% बिजनेस कोल इंडिया करते हैं। कोल इंडिया इज द लार्जेस्ट कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है कोल इंडिया। इट इज ओन्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कंपनी कंट्रीब्यूट 82% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। बाकी कुछ प्राइवेट प्लेयर्स का भी है, जैसे अदानी वगैरह का भी है, अदानी का भी कुछ कोल एरिया है जो प्राइवेटली भी चलता है। It is the only this year that the government announced that the coal sector would be opening up for commercial mining, possibly ending this monopoly in the future. अब धीरे धीरे कोल का मोनोपोली खत्म हो जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। हिंदुस्तान जिंक, 78% हिंदुस्तान जिंक का मार्केट शेयर है। जिंक, जिंक जानते हो ना, दस्ता भी बोलते हैं इसको बंगाली में, हिंदी में। जिंक मार्केट में 78% शेयर है, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स आ रहा है। जैसे कि एक कंपनी है वेदांता बोल के, वो जिंक माइनिंग में बहुत फेमस है, ठीक है। आईटीसी सिगरेट बिकता है ना मार्केट में, हाँ सर, आईटीसी, इसका नॉट जस्ट सिगरेट, आप लोग तो कॉपी किताब भी आजकल खरीदते हो आईटीसी का, है ना, लिखने के लिए कॉपी किताब जो होते हैं वो भी आईटीसी का आता है, पैकेजिंग फूड्स भी आता है। लेकिन आईटीसी का सबसे बड़ा बिजनेस है सिगरेट, जिसका भारत का 77% सिगरेट मार्केट इसके हाथ में है अभी भी, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का नाम आप लोग जानते होंगे, आसपास में लोग पीते हैं सिगरेट, बहुत लोग पीते हैं। तो सिगरेट बिजनेस में इंडियन टोबैको कंपनी के नाम से चालू हुआ था, बट अभी इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, अभी इसका एक ही नाम है, आईटीसी लिमिटेड। एक जमाने में इंटरनेशनल टोबैको कंपनी, फिर कभी नाम हुआ इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो ये सब इन्हीं का है, बहुत फेमस फेमस ब्रांड है इसका। इंडिया किंग्स, इंसिग्निया, क्लासिक, गोल्ड फ्लैग, अमेरिकन क्लब, नेवी कार्ड, प्लेयर्स, सीजर्स, कैप्स्टन, पार्कले, ब्रिस्टल, फ्लेक, सिल्कार्ट, ड्यूक, रॉयल, बहुत सारे ऐसे फेमस फेमस सिगरेट का ब्रांड है, ठीक है। सिगरेट बनाते हैं, 77% मार्केट इनके हाथ में है। ये कंपनी का भी नाम आप लोग सुने हो, बट कंपनी का नहीं, इसका ब्रांड जानते हो। सफोला का तेल पिए हो ना सर, सफोला ऑयल, हाँ सर, घर में सफोला गोल्ड ऐसा करके तेल आता है कि नहीं आता?
यस सर। यस सर। ये सफोला कंपनी जिसका है, ये मेरिको कंपनी का है। ये मेरिको कंपनी भी मार्केट में अच्छा खासा लीडर है तेल मार्केट में। मतलब ये जो एडिबल तेल है, ठीक है, इस मार्केट में मेरिको भी बहुत फेमस है। सभी का कुछ ना कुछ शेयर मार्केट में है सर। रिसेंटली मेरिको का शेयर काफी अच्छा ग्रोथ दिया है लास्ट 1 ईयर में। अभी थोड़ा डाउन में जा रहा है, ठीक है। ये देखो, एक टाइम था जब इसका शेयर बीच में, 1 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, इस साल के स्टार्ट मतलब बीचों बीच में 550-600 के आसपास चला गया था। अभी फिर से थोड़ा सा डाउन में है क्योंकि बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए थोड़ा नीचे गया है। तो मैं अभी स्टॉक मार्केट एनालिसिस तो नहीं करूंगा, बस आपको मोनोपोली बिजनेस का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सफोला, पैराशूट तेल भी इसी का है, ठीक है। The company has come a long way to segment despite being around for only 3 decades. Saffola, which competes with premium refined edible oil segment, has maintained its market leadership. ठीक है। Parachute on the other hand holds a market share of 59%. अच्छा, ये कंपनी का भी नाम आप लोग सुने हो, फेविकॉल बनाने वाला कंपनी, इसका नाम है पिडिलाइट। पिडिलाइट फेविकॉल, सिर्फ फेविकॉल नहीं बनाता, और भी कुछ फेमस फेमस ब्रांड है इसका। इसका भी मार्केट में कोई प्रॉपर कॉम्पिटिटर है नहीं ठीक ठाक से, ठीक है। जिसमें फेविकॉल है, एमसील है, डॉक्टर फिक्सिट है, नाम सुने हो सर आप लोग? फेविकॉल, एमसील, डॉक्टर फिक्सिट, नाम सुने कि नहीं सुने? यस सर। हाँ, इसका पिडिलाइट इंडस्ट्री बोलते हैं इसको। इसका भी शेयर काफी दमादम मोनोपोली की तरह बढ़ा है। आपको दिखाता हूँ पिडिलाइट, देख लो पिडिलाइट का शेयर 2420 का शेयर है सर। अगर आप अभी तक का देखोगे, 2000 से लेके अभी तक का, कभी एक एक शेयर 11 टका, 12 टका, ठीक है। 2008 में इसका एक शेयर 84 रुपीज का हुआ करता था। इवन 2010 12 13 के आसपास 100-150 का हुआ करता था। देखो सर, ग्रोथ देखो पिडिलाइट में, देख पा रहे सर? हेलो, इवन लास्ट 1 ईयर में भी इसका ग्रोथ खराब नहीं रहा है। हाँ, खराब नहीं रहा है। समझ में आ रहा है इकोनॉमिक्स समझने का फायदा? अगर आप इकोनॉमी को समझते हो तो आप शेयर मार्केट को भी समझ जाओगे, ठीक है। बिकॉज इकोनॉमिक्स क्या है? मार्केट का पिलर है सर। तो पिलर को समझोगे तो बिल्डिंग बना ही लोगे ना। इसीलिए मैं आपको मोनोपोली बिजनेस का आइडिया दे रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप मोनोपोली समझ जाओगे तो फिर आप मार्केट को भी समझोगे, शेयर मार्केट को भी समझोगे। सर ये कॉनकोर बोल के एक कंपनी है, ये क्या करते हैं ना, कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है ना सर, उसमें कंटेनर का काम होता है। और पिता के घर में एक्सपोर्ट का काम होता है, मोहित उसको पूछना, ठीक है, कि ये किस तरह से कंटेनर के थ्रू से प्रोडक्ट फॉरेन में जाते हैं। जानते भी होंगे आप लोग, जैसे कोलकाता में खिदिरपुर पोर्ट है, ठीक है, खिदिरपुर पोर्ट से या फिर हल्दिया पोर्ट से कंटेनर के थ्रू से प्रोडक्ट, या फिर रेल के थ्रू से प्रोडक्ट यहाँ से वहाँ जाता है सर। ये कंटेनर बनाते हैं, और ये कंटेनर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, जो रेल का कंटेनर है सर, ये जो कंटेनर है ये बेसिकली रेल का कंटेनर है, ठीक है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का है। द कंपनी वाज सेट अप इन 1966 विद द एम ऑफ containerizing cargo transport in the country. Concor's core business includes that a cargo carrier, ठीक है। इसका मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 68.52%, ठीक है। इसका भी शेयर हो जाएगा मार्केट में, बिल्कुल हो जाएगा। देखते हैं सर, गोर, देखो सर, कभी एक जमाने में इसका शेयर भी वैसे ही 10-15 का हुआ करता था, 20-25 का। बीच में बहुत गिर गया था कोरोना के कारण, ठीक है। उस टाइम पे भी अगर किसी ने लिया होता तो देखो सर कहाँ से कहाँ आ गया। 600 का चल रहा है एक शेयर। समझ में आ रहा है ना? अगर बिजनेस को समझोगे तभी ना स्टॉक मार्केट को समझोगे। तो ये है मोनोपोली बिजनेस में कॉन्कोर। सब बहुत सारे चीज खेल देखना पड़ता है सर। इकोनॉमी को समझना मतलब बेसिकली सारा दिन आपको मार्केट इकोनॉमी का आइडिया लगता जाएगा, और स्टॉक मार्केट में भी आप परफॉर्म कर पाओगे। ये कोई जुआ सट्टा है नहीं, प्योर एनालिसिस है। लोग इसको खराब नाम देके रखा है, नॉलेज नहीं है, जुआ सट्टा कर देते हैं। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, द लार्जेस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन द एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड द लीडिंग पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ग्लोबली। दुनिया भर में पावर इक्विपमेंट बनाते हैं। इट इज सर्विसेज प्रोडक्ट रेंज फ्रॉम पावर, थर्मल, हाइड्रो पावर, गैस, न्यूक्लियर, सोलर पीवी, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस एंड वाटर, बहुत सारी चीजों में वेल का काम है। सरकारी कंपनी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। इसका भी मार्केट शेयर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। इसका भी मार्केट शेयर बहुत अच्छा है सर।
ठीक है। ये है भेल, इसका भी शेयर मैं दिखा देता हूँ आपको, रुक जाओ। भेल का क्या चल रहा है अभी मार्केट का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भेल 54 करके एक शेयर का चल रहा है। और अगर मैक्सिमम देखो तो इसका बिजनेस डाउन हुआ है, इसका मार्केट खराब हुआ है सर। एक ज़माने में 400 का हुआ करता था, लेकिन अभी बिजनेस डाउन कैटेगरी में है। अभी मुझे देखना पड़ेगा इसका फ्यूचर क्या है, क्यों डाउन है, इसका एनालिसिस तो मैं अभी नहीं कर सकता, ठीक है। बट आपको आइडिया ये दे दिया मैंने कि इसके पास भी अच्छा खासा मोनोपोली था ऑलवेज, ठीक है। अभी क्यों इसका इतना कम हो गया है, इसके पीछे जरूर कुछ एनालिसिस करना होगा, ठीक है। लेकिन एक ज़माने में ये शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, कभी 400 कभी 500, लेकिन अभी क्यों इतना रिटर्न नहीं दे पा रहा है, क्यों इसका शेयर इतना नीचे गिरा हुआ है, इसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा स्टॉक का, ठीक है। लेकिन हम लोग तो स्टॉक मार्केट क्लास नहीं कर रहे हैं ना सर, हम लोग मोनोपोली बिजनेस समझ रहे थे। क्या आपको समझ में आया इंडिया का टॉप 10 मोनोपोली बिजनेस? और भी है, बट मेरे को जो जो रैंडमली याद आया मैं उसी को बस एक जगह में नोट डाउन किया, ताकि मैं आपको क्लास में थोड़ा आइडिया दे पाऊँ सर ये मोनोपोली बिजनेस कैसे प्रॉफिट में जाते हैं, क्या इसका लॉस भी हो सकता है। हाँ सर, आपको सभी चीज़ें एकदम आंखों देखी दिख रहा है, ओके। तो मोनोपोली बिजनेस में जो आज का चर्चा है मैं वो आपको अभी बताता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल में आपको मैं अभी समझाता हूँ कि मोनोपोली बिजनेस में इकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस है वो कैसे आप करोगे। तो देखो सर, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट करने का सबसे बड़ा ताकत क्या है सर, बिजनेस का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, क्या बोलते हो, है ना। बिजनेस प्रॉफिट तभी करेगा ना जब बिजनेस का रेवेन्यू अच्छा होगा और कॉस्ट कम रहेगा, यस और नो। बोलो Yes, सर, sir. यस ना। एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से, मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा होगा मार्जिनल कॉस्ट से, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोलो कि रेवेन्यू ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर मेरा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो तो बिजनेस अच्छा पोजीशन पे चलता है। लेकिन अभी देखो बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेवेन्यू तो अर्न करेंगे, लेकिन बिजनेस में रेवेन्यू अप एंड डाउन भी होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब कोई मोनोपोली बिजनेस स्टार्ट होता है, आप ग्राफ को जस्ट फॉलो करो। जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, ध्यान से देखो सर बात को। जब बिजनेस स्टार्टिंग स्टार्टिंग सिचुएशंस होते हैं, बिजनेस में ना बहुत अच्छा ग्रोथ दिखता है, फिर एक टाइम बाद बिजनेस एक हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवेन्यू में आता है, फिर धीरे 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 उसका बिजनेस में ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं उसका रेवेन्यू गिरना चालू होता है। हो सकता है कि मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाए, हो सकता है कि मार्केट में उसका मोनोपोली अभी आज पहले जैसा है नहीं, ठीक है। तो सवाल ही उठता है सर, तो फिर ये डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना सर। ये जो रेवेन्यू का अप एंड डाउन, ये रेवेन्यू का जो अप एंड डाउन, एक टाइम पे रेवेन्यू ग्रोथ दिया, फिर रेवेन्यू हाईएस्ट में पहुंचा, फिर रेवेन्यू डाउन होना चालू हो गया। तो किसी भी बिजनेस में ये सिचुएशन आ सकता है और मोनोपोली में भी आ सकता है। तो कब ऐसा होता है कि बिजनेस में रेवेन्यू ग्रोथ करेगा, हाईएस्ट जाएगा, रेवेन्यू फिर डाउन हो जाएगा। सर कॉमन सेंस क्या बोलता है, सर सिंपल बात है, अगर बिजनेस में डिमांड ज्यादा है, इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ईडी से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे सर, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ध्यान से बात को सुनिए सर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स वे से मत सोचिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर शॉर्ट में कहो ईडी, ठीक है। ईडी, ईडी अगर इक्वल्स टू 1 है मतलब इलास्टिसिटी नॉर्मल है, अगर ईडी ग्रेटर देन 1 है मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है। और अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, इसका मतलब है कि मार्केट में डिमांड प्रोडक्ट का या सर्विस का कम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस में रेवेन्यू क्या होगा सर, जब ईडी ग्रेटर देन 1 है, क्या बोलते हो, तब रेवेन्यू में ग्रोथ होगा कि डाउन होगा कि कांस्टेंट रहेगा, क्या बोलते हो। ईडी ग्रेटर देन 1, प्रोडक्ट में ईडी ग्रेटर देन 1 है मतलब एक, क्यों सर, सर एक को पैरामीटर मानते हैं, ठीक है। मतलब एक डिमांड में ना एक को ना पैरामीटर माना जाता है, मतलब एक से ज्यादा या एक से कम, ठीक है। इट्स जस्ट जैसे मानो कि जैसे वजन को कैसे नापा जाता है, केजी से, है ना। आपको अगर पूछा जाए कि आप कितने किलो के हो, तो आप बोलोगे कि भाई मैं इतना किलो का हूं, तो किलो क्या हो गया, पैरामीटर। वैसे ही डिमांड क्या हो जाता है, एक हो गया पैरामीटर, ठीक है। मतलब एक से मेजर किया जाता है कि डिमांड एक से ज्यादा है, एक से कम है, या एक से
एक के समान है, ठीक है। अब इसको इलास्टिसिटी क्यों कहा जाता है सर? इलास्टिक देखे हो ना आप लोग, इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक इज लाइक रबर, रबर सर, रबर जैसे हम लोग घर में इलास्टिक गार्डर यूज करते हैं ना, ठीक है। यस सर। इलास्टिक उसको अगर आप लोग ऐसे हाथ से बड़ा करेंगे तो क्या हो जाता है? इलास्टिक बढ़ जाता है ना, ये यही है, ठीक है। लड़की लोग बालों पे भी बांधते हैं, है ना, हम तो देखते हैं माँ बहनों को, मैम को देखते हैं, ठीक है। तो तो ये गर्डर, ये वाला तो कम ही लोग यूज करते हैं, वो सर पे लगाने वाला अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है, उसमें थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब थोड़ा कुछ रहता है इसके अंदर, मतलब ऊपर, तो ठीक है। लेकिन ये इलास्टिक, अभी इसका अगर मैं बोलूँ कि सर ये नॉर्मल है, तो इसका क्या बोलेंगे? ईडी इक्वल्स टू 1। सर अगर इसको आप हाथ से बड़ा करोगे, मतलब टानोगे इसको, तो क्या हो जाएगा? ईडी ग्रेटर देन 1। लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा मतलब छोटा करना चाहते हो तो ये छोटा भी हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? ईडी लेस देन 1। सो इलास्टिसिटी नॉर्मल सिचुएशंस में इक्वल्स टू, जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो ग्रेटर देन, जब कम हो जाते हैं लेस देन। ये इलास्टिक का क्या है? नॉर्मल कैरेक्टर। ऐसे भी ऐसे ही सिचुएशंस में किसी भी ना किसी प्रोडक्ट में या सर्विस में, मार्केट में, डिमांड में, हाँ, इधर उधर होता है। जैसे आपको मैं सिंपल बताता हूँ, एकदम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके से सोचना ही नहीं है, ठीक है, सिंपल तरीके से सोचना है। जैसे मानो कि मैं आपको आईआरसीटीसी जैसे, अच्छा ये भेल का ऐसा क्यों हो गया? जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अच्छा चलो, भेल से आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, एक काम करते हैं, आईआरसीटीसी में चलते हैं। सर एक चीज ध्यान से देखो सर, इधर देखो, यहां पर इसका शेयर थोड़ा सा नीचे आ गया है, ये देखो, इस सिचुएशंस में नीचे आया है, यहां पर भी थोड़ा नीचे आया है, थोड़ा सा अंदर चला गया है, लेकिन फिर ग्रोथ हुआ है ना। तो सर इस तरह से शेयर का जो नीचे आने का चांसेस कब बढ़ जाता है सर? तब ऐसा होता है जब मानो कि किसी कारण से डिमांड कम हो गया हो। जैसे रेल अगर चलेगा नहीं, अगर रेल किसी कारण से चलेगा नहीं तो रेल का डिमांड होगा। जैसे मानो कोरोना के कारण जब बिजनेस बंद हो गया था, लोगों का आना जाना बंद हो गया था, ट्रेन चलना बंद हो गया था, तो क्या उस सिचुएशंस में ट्रेन प्रॉफिट कर पाता? अभी बताओ, रेवेन्यू कमा पाता क्या? नो यस सर। नो? नो नो। सर। सिंपल है ना, कॉमन सेंस लगाओ। तो जिस सिचुएशंस में बिजनेस में रेवेन्यू आने का चांसेस कम हो जाता है, उस सिचुएशंस में इसका शेयर प्राइस में भी इफेक्ट दिखता है। तो उसका उसका उसको क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया था? लेस देन 1 हो गया था, है ना। फिर जब धीरे धीरे ट्रेन चालू होना चालू हुआ, ठीक है, कोरोना इफेक्ट धीरे धीरे कम होना लगा, फिर रेलवे चालू हुआ, लेकिन पूरा नहीं, हल्का फुल्का, तो फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 हुआ, ठीक है। और उसी टाइम पे देखो, बस यही जानकारी इसके साथ ही स्टॉक प्राइस एकदम हायर लेवल। फिर धीरे धीरे सबको पता होने लगा कि भाई अब ट्रेन चलेगा, अब ट्रेन का ऑपरेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो अब देखो एक नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है। कभी कभी ये मार्केट में ना ऐसा होता है कि अचानक से शेयर प्राइस में ग्रोथ आ जाता है, ठीक है, डिफरेंट रीजन होता है उसका, मैं उतना डिटेल्स में भी नहीं जा रहा हूँ, बस आपको इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में क्या इफेक्ट आता है कि बिजनेस रेवेन्यू करेगा कि नहीं करेगा। जैसे एक कंपनी है, कंपनी का नाम है स्पाइस जेट, नाम सुने हो? देखो सर, इसका बिजनेस में ना लॉस हो रहा है सर, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, लेकिन रिसेंटली इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो कंपनी धीरे 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 बहुत नीचे चला गया था, फिर वहाँ से अपने आप को थोड़ा संभाला और थोड़ा सा बैलेंस हो रहा है। बहुत ज़्यादा लॉस में था। ये आज का ही रिपोर्ट है कि स्पाइस जेट ने प्रॉफिट किया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, बहुत दिन लॉस में चलने के बाद स्पाइस जेट रिसेंटली 23 करोड़ का प्रॉफिट किया। स्पाइस जेट Q3 रिजल्ट आया, मतलब एनुअल रिपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट आया, हर क्वार्टर में कंपनी को लाना पड़ता है। एयरलाइन पोस्ट 23 करोड़ प्रॉफिट, स्टॉक 7% में बढ़ा भी सर। ये देखो, आज अगर मैं 5 दिन में दिखाऊं, ये देखो, इतना दिन से रेड में था, देखो शेयर का दाम बढ़ गया, ठीक है, ग्रीन जोन में आ गया, 60 से 63 में आ गया, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है ना,
तो ऑटोमेटिकली उसके शेयर प्राइस में भी इफेक्ट दिखता है। तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा कि नहीं करेगा ये डिपेंड करता है मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, डिमांड के हिसाब से दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है सर, ये सब बात जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना उनको भी अच्छे से नहीं पता होता है, तभी तो लोग पैसे गवा बैठते हैं। लोग बोलते हैं ना सर स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं है, वहां पर लोगों का पैसा डूब जाता है, ऐसे बोलते हैं ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। आप अगर आप 100 लोगों से मिलोगे, मैं आपको बोलता हूँ 99% लोग आपको यही बोलेगा कि स्टॉक मार्केट अच्छा जगह नहीं है, वहां पर पैसा डूब जाता है, क्योंकि लोग उसको सिर्फ पैसा कमाने का जगह सोचते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट इज नॉट जस्ट पैसा कमाने का जगह, वो पैसा कमाने से बढ़कर है, क्योंकि वो बिजनेस है, वो कंपनी है, वो मार्केट है, वो इकोनॉमी है। तो अगर कोई इकोनॉमी को समझेगा तो वो इकोनॉमी को समझ के इन्वेस्ट करेगा। क्या बोलते हो सर? लेकिन आप लोगों को लगता है कि हमारे देश में लोग इकोनॉमी को समझ के इन्वेस्ट करता है या फिर ग्रिड से इन्वेस्ट करता है, पैसा होगा करके इन्वेस्ट करता है? क्या लगता है? हाँ, इकोनॉमी को समझ के इन्वेस्ट करता है क्या? कितना लोग इकोनॉमी को समझ के करते हैं? जो पढ़ा लिखा है, जैसे कि अर्पिता के घर में, जैसे मानो कि अर्पिता के दादा है, दीदी है, वो करते हैं, मैं करता हूँ, समझ के करता हूँ, इसलिए इतना भी कभी खराब सिचुएशन नहीं होता है। इवन मार्केट डूब जाते पर हम लोग का स्टॉक मार्केट का बैलेंस एकदम, हाँ, बहुत अच्छा भी नहीं होता है खराब सिचुएशन में, लेकिन इतना भी बुरा नहीं होता कि रोना पड़े। ठीक है, और जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा सिचुएशन में होते हैं। ऐसे और भी है, नॉट जस्ट हम लोग, जैसे ये लोग तो स्टॉक मार्केट पढ़ाई करते हैं, मेरे पास और भी लोग हैं, स्टूडेंट हैं जो सीनियर है आप लोगों से, स्टॉक मार्केट पढ़ते हैं, आजकल स्टॉक मार्केट एडवाइजरी चालू किया है बहुत सारे। ठीक है, तो इकोनॉमी का नॉलेज रखते हैं, तभी जाके वो स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं, लोगों को, क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, कौन सा स्टॉक नहीं बढ़ेगा, मोनोपोली स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, सब समझ जाते हैं, बिकॉज वो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, फिर स्टॉक मार्केट को भी पढ़ा है, और तब जाके आज मार्केट में ये लोग एनालिस्ट बन रहा है। टीवी में जो लोग बात करते हैं वो लोग भी इसी तरह से बनाए सर, जी जी बिजनेस में, एनडीटीवी प्रॉफिट में, देखते हो कभी? हाँ सर, न्यूज़पेपर में बात आता है, ऐसे बहुत सारे हैं सर जो एनालिस्ट बन जाते हैं, आगे आगे फेमस एनालिस्ट बन जाते हैं। तो इसी तरह से एनालिसिस होता है सर। तो अगर किसी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, उसका रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, फिर एक समय में जाके उसका ग्रोथ हाईएस्ट लेवल में होगा, फिर उसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इक्वल्स टू 1 मतलब नॉर्मल हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका अगर इलास्टिसिटी कम हो जाता है तो रेवेन्यू भी नीचे आएगा। तो इसको ड्रॉ करने के पीछे का बड़ा सिंपल तरीका अपनाया गया है सर। सिंपल तरीका क्या है? देखो सर, हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले क्या बताया कि आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझना है। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इलास्टिसिटी जो बढ़ता है घटता है, ठीक है? तो इसको समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का इलास्टिसिटी, इस देखो सर, हम लोग रेवेन्यू चैप्टर जब पढ़े थे तब ये इक्वेशन आप लोगों को मैं समझाया था। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या इक्वेशन होता है? एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई ई फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस फॉर्मूला से हम लोग एम आर ए आर का इक्वेशन को बना सकते हैं। अगर इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 होता है तो एम आर इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। सर कैसे? अगर ई इक्वल्स टू 1 है तो एम आर इक्वल्स टू 5, ठीक है, मतलब सॉरी एम आर इक्वल्स टू 0, हम सॉरी, अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो फिर इलास्टिसिटी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव, अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव। सर ये मैं आपको पहले भी समझाया रेवेन्यू चैप्टर के अंदर, मैं यहाँ पर भी आपको प्रूव करके देता हूँ। देखो सर, इक्वेशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई। एक मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर ई का मतलब है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी के वैल्यू के बेसिस में, बिकॉज हम लोगों ने अभी क्या बोला, इलास्टिसिटी जब 1 के समान है मतलब नॉर्मल इलास्टिक, इलास्टिसिटी सब ज्यादा है मतलब मार्केट में डिमांड जरूरत से ज्यादा है, और इलास्टिसिटी लेस देन 1 मतलब मार्केट में डिमांड जरूरत से कम है। समझ रहे हो ना सर? किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में ऐसा होता है। तो ऐसे हालत में बस हमें यहाँ पर पुट करना है मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू के बीच में, और किसको साथ में लिया सर? इलास्टिसिटी को, और इसी के बेसिस में टोटल रेवेन्यू भी समझ में आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर हम पुट करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, ए आर कितना है? ए आर को अपनी जगह में रहने दो, ए आर इंटू ई माइनस वन, ई को 1 मानते हैं, 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1। तो 1 माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 मतलब क्या?
1 - 1 मतलब 0, 0/1 मतलब 0, तो AR × 0 मतलब 0। तो 0 से जो टकरावे वो 0 हो जाता है ना सर। शून्य से जो टकरावे वो शून्य ही तो होगा। हाँ सर, शून्य से टकराने से शून्य ही हो जाते हैं, ये तो ब्रह्मांड का ज्ञान है ना। जो शून्य से टकरावे वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। 0 से टकराने से 0, इट्स नॉट जस्ट अ मैथ्स, इसका पूरा एक ब्रह्मांड का नॉलेज है सर, यूनिवर्स का नॉलेज है ये सर। इतना डिटेल्स में नहीं जा सकते, आप बोलोगे कि इकोनॉमिक्स कम हो रहा है और ब्रह्मांड के चले गए सर, कहाँ कहाँ घूम रहे हो। 0 से टकराने से क्यों 0 होता है, इसका एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है सर। अब मैथ्स का एनालिसिस करने बैठे तो पागल हो जाओगे। मेरे को भी उतना नहीं आता, बस कुछ कुछ चीज़ें आजकल कोशिश कर रहे हैं सर मैथ्स को एनालाइज करने का। कभी कभी ये इकोनॉमिक्स की ज़रूरत मैं करता हूँ कभी कभी, ऐसे मेरा मैथ्स बहुत वीक है। तो AR × 0 = 0। तो क्या हो गया सर, आपका इलास्टिसिटी जब 1 हुआ, आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा देखो, जब इलास्टिसिटी अगर 1 से ज़्यादा होता है तो क्या होगा, ई को 2 मान लेते हैं, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 डिवाइड -1 मतलब 1, 1/2, तो 1/2 क्या हो गया, हाफ। 1/2 मतलब हाफ, और हाफ मतलब क्या है, हाफ मतलब पॉजिटिव है, यस और नो, बोलो सर। यस सर। और यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू का भी एक वैल्यूएशन लिया गया 5, ठीक है। तो 5 × हाफ क्या हो जाएगा, 5 × हाफ 2.5। मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू आप कुछ भी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, जैसे इसमें 5 को ही लिया गया था, बट 5 × 0 हुआ था, 5 × 0 भी 0 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 × 2 हाफ मतलब 2.5, ठीक है। तो 2.5 पॉजिटिव। सिमिलरली जब हम लोग इलास्टिसिटी को लेस देन 1 मानते हैं, जब इलास्टिसिटी को लेस देन 1 मानेंगे, लेस देन 1 मतलब अगेन इक्वेशन में डालते हैं, यार मतलब क्या है, 5, 5 × 1 से कम लेना है तो 0.5 ले लेते हैं, तो 0.5 - 1 डिवाइडेड बाई 0.5, ध्यान से देखिए, तो 5 तो अपने जगह में रहने दो, और 0.5 - 1 मतलब -0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो -0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 मतलब क्या, -1, तो माइनस के साथ जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, -1 के साथ 5 इंटू करेंगे तो -5, है ना। तो -5 क्या है सर, नेगेटिव है ना। यस सर। समझ में आ रहा है ना सर, ये चीज मैंने रेवेन्यू चैप्टर के अंदर भी कराया था। तो इससे क्या समझ आ रहा है सर, इतना सिंपल समझ आ रहा है, जब इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट, जब इलास्टिसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट मतलब जब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में बढ़ना घटना इक्वल्स है, मतलब नॉर्मल है, तब रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है, मतलब बिजनेस नॉर्मल चल रहा है सर, सिंपल बात है। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है और बहुत कम डिमांड में नहीं है, चल रहा है, ठीक है। जैसे आप मार्केट में जैसे कभी किसी को, किसी दुकानदार को पूछते हो ना, क्या दादा कैसा चल रहा है बिजनेस, और भाई सब ठीक ठाक, तो क्या बोलते हैं, हाँ चल रहा है, ठीक है। तो इट्स लाइक चल रहा है, आप समझ रहे हो ना। इलास्टिसिटी = 1 मतलब बिजनेस चल रहा है, ठीक है, हाँ चल रहा है, ऐसा जवाब होता है। लेकिन जब इलास्टिसिटी >1 होता है, इसका मतलब क्या, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब वो और प्रोडक्शन बढ़ा रहा है और मार्केट में सप्लाई बढ़ा रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, और डिमांड ज्यादा है तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, अरे डिमांड ज्यादा होने से रेवेन्यू ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। सेंस समझ में आ रहा है ना, इट्स वेरी कॉमन सेंस। जैसे फेस्टिव टाइम में, नॉर्मल टाइम पे दुकानदार जितना कमाते हैं, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा में ज्यादा कमाते कि नहीं कमाते, क्या बोलो, जल्दी बोलो, यस सर। है ना। क्यों, उस टाइम पे, यस सर। उस टाइम पे डिमांड ज्यादा रहता है ना, दिवाली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, है ना। ये सब पीरियड में क्या होता है, ज्यादा डिमांड हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे लोग दुकान में आ जाते हैं, भैया मुझे ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, ये लेना है। भाई इतना दुकान में प्रोडक्ट नहीं होता जितना कस्टमर आ जाते हैं, और सबका नीड कितना अलग अलग, तो रेवेन्यू पॉजिटिव। लेकिन अगर मानो कि मार्केट बहुत खराब चलता है, इलास्टिसिटी <1 मतलब दुकानदार बैठे हुए हैं, कस्टमर आना नहीं चाहते ऐसा हालत है, या मार्केट में किसी कारण से डिमांड लो हो गया है, मार्केट में डिमांड लो हो गया है, लोगों का पैसा नहीं आ रहा है, इनकम खराब हो गया, जैसे कोरोना में हुआ है ना सर, कोरोना में हुआ है कि नहीं हुआ, यस सर। कितना सारा लोगों का इनकम खराब हो गया। हाँ, लोगों को मतलब अपना शहर छोड़, किसी ना किसी शहर में काम करता था, छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ा, अपने घर वापस आना पड़ा। हाँ, तो अगर लोगों का इनकम खराब हो जाएगा तो दुकानदार का भी तो इनकम खराब होगा,
अगर पब्लिक का इनकम कम हो जाएगा तो दुकानदार के पास कौन जाएगा सर? कितना लोग जाएगा? पहले 100 कस्टमर आता था तो अभी 10 कस्टमर आता है। समझ में आ रहा है ना सर? मैं भी इसके अंदर पढ़ा हूँ, मुझे भी समझ में आ गया। कोरोना से पहले जिस तरह का सिचुएशन था, कोरोना के बाद सिचुएशन बदल गया है। इट्स नॉट जस्ट मी, सभी कोई जो भी इकोनॉमी के साथ है, कुछ कुछ सेक्टर को छोड़ के, ठीक है। जो दवाई बनाने वाले कंपनी से उनका अलग बात जो मास्क बनाने वाला कंपनी है उनका अलग बात वो लोग बहुत ज़्यादा इनकम कर लिया कोरोना के कारण, ठीक है। तो डिफरेंट सेगमेंट में डिफरेंट हुआ है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट खराब हुआ है। लोग घर से बाहर नहीं निकला, ठीक है। ऑटो वाले, रिक्शा वाले का हालत बहुत खराब हो गया सर। लोग बाहर नहीं निकलेगा तो ऑटो में कौन चढ़ेगा? हाँ सर, कैब में कौन चढ़ेगा? टैक्सी में कौन चढ़ेगा? समझ में आ रहा है ना? ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, ठीक है, जो मैं आपको बोल के ख़त्म नहीं कर सकते। तो ऐसा सिचुएशन होता है जब रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाता है। इकोनॉमी बहुत सारा अलग अलग पहलू दिखाते हैं। तो इलास्टिसिटी कब इक्वल होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा। इलास्टिसिटी एक से कम होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग ये फिगर को ड्रॉ करेंगे आगे, जो फिगर अभी आपको मैं बता रहा था। AR इज ए डिमांड कर्व एंड अंडर द पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड क्या है ना, ये इलास्टिसिटी डिमांड मेजर करने का एक तरीका है। मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट मेथड क्या है, वो पहले देख लो। सर ये पॉइंट मेथड भी बोलते हैं इसको जियोमेट्री मेथड भी बोलते हैं, जियोमेट्रिक मेथड। सर जियोमेट्रिक मेथड क्यों? पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड? सर जैसे आप लोग बचपन में क्या बोलते हैं उसको, क्लास 10th लेवल में स्पेशली आप लोग ज्यामिति करते थे, जियोमेट्री में प्रूव करते थे सर, थ्योरम। यस सर। हाँ यस सर। थ्योरम में ऐसे करना पड़ता था ना कि इफ एक ऐसे ट्रायंगुलर होता था, ठीक है, अगर ये इसके साथ इक्वल है और अगर ये इसके साथ नॉट इक्वल्स है या फिर ये इसके साथ इक्वल्स है तो फिर इसका क्या इक्वेशन निकलेगा, इस तरह का। तो इसको थ्योरम में आपको प्रूव करना पड़ता था। तो ऐसा ही एक थ्योरम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जियोमेट्रिक मेथड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आएगा। ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है रे बाबा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल इकोनॉमिक्स है, बस उसको और प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको मेथड को मेजर करने का जो तरीका है उसको पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। और इसमें बोला जाता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। फिर ये लोअर कौन है और अपर कौन है, वेट एंड वॉच, मैं अभी बताऊंगा आपको। लोअर segment or upper segment of the price elasticity of demand is already explained that the midpoint of demand curve, that is ED equals to 1, and top of the demand is called ED equals to infinity, and lower point is called ED equals to 0, and same has been shown in the above figure. And at the same time marginal revenue curve is 0, positive and negative respectively, and total revenue is also affected by this because when ED equals to 1 TR is maximum, and when ED equals to ED greater than 1 TR increasing, and when ED less than 1 TR decreasing. सर कुछ भी समझ में नहीं आया? सही बोला मैंने सर, कुछ भी समझ में नहीं आया? अरे या कुछ भी समझ में आ गया? सर TR क्या? TR मतलब टोटल रेवेन्यू सर। TR मतलब बिजनेस का टोटल रेवेन्यू। अब देखो, अभी जो आपको लग रहा था कुछ भी समझ में नहीं आया, अब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सर, ये तो आपको पता है ना, ये मोनोपोली का डिमांड कब होता है और यही मोनोपोली का एवरेज रेवेन्यू कब होता है, ये तो मैंने लास्ट वीक ही बताया था। बता दो सर। और ये जो है ये मोनोपोली का, ये जो लाइन है ये मोनोपोली का क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू का है। और आपको पता है सर, मैं लास्ट दिन बताया था कि मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जब बिजनेस लॉस में चला जाता है ना तब मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और मार्जिनल रेवेन्यू जब तक 0 लेवल में है बिजनेस कैसे ही ना कैसे करके चलेगा, ठीक है। वही हम बोला ना आपको, ये 0 लेवल मतलब ओरिजिन लेवल है, ठीक है, चल रहा है ऐसा सिचुएशंस। और जब अच्छा लेवल में है तो ईडी बेसिकली ज़्यादा है, मतलब डिमांड मार्केट में अच्छा है। तो देखो सर, ये डिमांड कर्व जो है ना, दिस इज द डिमांड कर्व ऑल्सो। तो अभी डिमांड के नज़र से देखते हैं, बिकॉज ये डिमांड कर्व का ही एक कॉन्सेप्ट है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में भी समझा जाता है। ये डिमांड कर्व है सर, ऐसे डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है नॉर्मली। तो डिमांड कर्व में क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो बात को। किसी भी डिमांड कर्व जब नॉर्मली बनता है, उस डिमांड कर्व को अगर आप
बीचों बीच काटते हो, सर अगर इसको मैं बीचों बीच काटूंगा एकदम मिडिल पॉइंट में, ध्यान से सुनना बात को, अगर इस डिमांड कर्व को मैं मिडिल पॉइंट में इसको अगर मैं पॉइंट आउट करता हूं, क्या ये बीचों बीच कट जाएगा सर एकदम मिडिल से? जस्ट टेल मी, ये मिडिल से दोनों तरफ से इक्वली टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एक लकड़ी ले लो, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एकदम बीच से काटना, बीच से तोड़ना, टूट यस सर, जाएगा? टूट जाएगा। टूट जाएगा, है ना? तो जिस मिड पॉइंट पे अगर ये ऐसा सिचुएशन होगा तो इसको क्या बोलेंगे? ईडी इक्वल्स टू 1, मतलब इसमें डिमांड जो है वो इक्वल्स टू 1 है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर ये डिमांड का आपका ऊपरी हिस्सा में अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे कि ये नॉर्मली आउटपुट लेवल इधर दिखा जाता है और इधर रेवेन्यू लेवल को देखा जाता है। डिमांड जो है अगर ऐसे लेवल में है, ठीक है, ऐसे लेवल में डिमांड है, हायर लेवल में, ईडी ग्रेटर देन 1 है, मतलब इसको ना इनफाइनाइट बोलते हैं, मतलब जितना जाएगा और डिमांड बढ़ रहा है। और इसका जो निचला सेक्शन है ना, इसको ईडी लेस देन 1 कहते हैं, मतलब जितना नीचे आ रहा है डिमांड, इसका मतलब डिमांड क्या हो रहा है सर? कम हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड को अगर हम लोग डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं, और नॉर्मली डिमांड का क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप ही होता है, तो बीच में उसका डिमांड नॉर्मल है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिमांड इनफाइनाइट है, मतलब कितना जाएगा पता नहीं, बहुत दूर तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, क्या बोलते हो आप लोग इसको? इन्फिनिटी। और ईडी लेस देन 1 मतलब धीरे धीरे नीचे आ रहा है और फिर जीरो के साथ समा जाएगा, ये जीरो लाइन है, फिर जीरो के साथ समा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव के बाद क्या आएगा? जीरो आएगा, सॉरी, लेस देन 1 के बाद जीरो, फिर जीरो के बाद नेगेटिव। अब नेगेटिव तो नहीं करेंगे, जीरो में ही खत्म कर देंगे, तो ईडी लेस देन 1। तो डिमांड 3 तरह का हो सकता है, बीचों बीच में डिमांड है तो ईडी इक्वल्स टू 1 है, डिमांड ऊपर की तरफ है तो डिमांड इन्फिनिटी है, डिमांड नीचे है तो डिमांड नेगेटिव है। समझ में आ गया सर? ये वाला बात समझ में आ गया ना? और यहाँ पर एक बात कहा गया था, ये जो जियोमेट्री मेथड था, ये जियोमेट्री मेथड में क्या बोला था? लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। क्या बोला था सर? पॉइंट मेथड में लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अब इसको समझो, ये लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट का क्या खेल है सर? ये इसको अगर हम पॉइंट करते हैं, ये देखो सर, ए बी सी, अगर मैं और डी 3 पॉइंट कर लेते हैं, ए बी सी डी कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ए बी सी, ठीक है, 3 पॉइंट है यहाँ पर। अगर तीनों पॉइंट को अगर आप ठीक ठाक से देखते हो तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट मतलब ये हो गया कि सर बीसी, बीसी जो पॉइंट है ये लोअर सेगमेंट है, तो बीसी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है, मतलब लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। मतलब आप लोअर सेगमेंट से अगर अपर सेगमेंट को डिवाइड करते हो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर ये बात थोड़ा समझने का कोशिश करना। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं इसको समझाने के लिए आपको डिमांड के चैप्टर के अंदर ही लेके चलता हूँ। 1 सेकेंड रुको सर, क्योंकि उसमें आपको मैं ये चीज़ पूरा इजीली समझा पाऊंगा। 1 मिनट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में चलते हैं। आप लोग के पास भी ये नोट्स है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। जस्ट मिनट, अभी पहुँच जाएंगे, आसपास में ही होगा सर, आसपास में ऑलमोस्ट, यस मिल गया सर। देखो देखो, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का खेल क्या है एक बार देख लो, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के साथ भी एक बार फिर से देख लेना। क्रॉस इलास्टिसिटी मेजरमेंट, आर्क, और इधर रहा, ये रहा दिस वन सर, दिखाई दे रहा है सर पॉइंट इलास्टिसिटी? देखो जब पॉइंट में इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है, ये देखो मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट का क्या नाम दिया गया? सी। ईडी लेस देन 0 को नाम डी दिया गया, और ईडी 0 मतलब लास्ट पॉइंट, और इधर यहाँ पर ईडी कितना है? इन्फिनिटी, और यहाँ पर ईडी कितना है? ग्रेटर देन 1। तो आप यहाँ पर देखो वही पॉइंट, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। अब व्हाट इज दिस लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट?
एट द पॉइंट सी, अब पॉइंट सी से समझो, सी क्या है, मिडिल पॉइंट है ना सर, सी क्या है आपका मिडिल पॉइंट है। तो अगर आप मिडिल पॉइंट से देखोगे तो मिडिल पॉइंट का निचला भाग क्या है, प्लीज टेल मी सर। दिस इज द सी पॉइंट एंड दिस इज द ई पॉइंट। तो मिडिल से अगर मिडिल में खड़े हो आप और आप अगर पूरा ग्राफ को देख रहे हो तो आपका लोअर सेगमेंट क्या बन जाएगा, सीई, और आपका अपर सेगमेंट क्या बन जाएगा, अपर सेगमेंट क्या बन जाएगा सर, एसी या सीई, सॉरी हाँ एसी, बोलो सर बात समझ में आ रहा है, एसी बाई सीई इक्वल्स टू 1, क्या इसको इक्वल्स टू 1 बोल सकते हैं, मतलब आधा आधा बांट दिया रे बाबा, कुछ नहीं है इसमें, बस 50-50% है ना, इधर 50% इधर 50%, तो 50% ऊपर 50% नीचे, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, सीई बाई एसी इक्वल्स टू 1, यस और नो, यस सर। यस ना। मतलब ये पूरा डिमांड कर्व अगर एक सिंपल डंडा समझो, ठीक है, एक सिंपल सा डंडा या छड़ी समझो, ठीक है, एक सिंपल डंडा है, इसका बीचों बीच आप काटते हो तो दोनों को आप दोनों इक्वली आप तोड़ सकते हो। तो ये अगर 50% एरिया है और ये अगर 50% एरिया है, सो क्या बोला जा रहा है, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट इज सीई पॉइंट और अपर सेगमेंट इज एसी पॉइंट, तो सीई बाई एसी करके आपको 1 मिलता है। तो बस यहाँ पर वही हुआ, डिमांड का एट मिड पॉइंट सी बाई एसी इक्वल्स टू 1, सो इलास्टिसिटी क्या हो गया सर, मिड पॉइंट में 1। लेकिन अगर आप एंड एट दी पॉइंट डी, अगर आप पॉइंट डी की तरफ बढ़ते हो, पॉइंट डी मतलब नीचे आ रहे हो, लोअर सेगमेंट इज डीई, अगर आपका मेजरमेंट का पॉइंट सी पॉइंट को अभी भूल जाओ 2 मिनट के लिए, नेक्स्ट मेजरमेंट पॉइंट आप डी से करो, ध्यान से सुनना बात को, नेक्स्ट मेजरमेंट पॉइंट आप डी से खड़े हो जाओ, आप यहां पर खड़े हो, ये आपका लोअर सेगमेंट है, दैट इज डीई, आपका लोअर सेगमेंट क्या हो गया, डीई, और ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया सर, ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, इधर डीई हो गया और ऊपर में ए डी, यहां से यहां तक का एरिया, ये आपका एडी हो गया, दिस इज योर अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट डी हो गया, अपर सेगमेंट एडी हो गया। अब मुझे ये चीज बताओ कि क्या ये इक्वल्स टू 1 होगा, अगर आप डी पॉइंट में खड़े हो, इस पॉइंट में खड़े होके लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट डीई बाई एडी, क्या ये इक्वल्स टू 1 होगा या लेस देन 1 होगा, मतलब डी कम है आपका, अगर डी आपका 30% है और एडी आपका 70% है, तो 30 डिवाइडेड बाई 70, 30 डिवाइडेड बाई 70 या 3/7, दिस इज इक्वल्स टू 1 है कि लेस देन 1 है, बताओ ना। सर लेस देन 1। लेस देन 1, समझ में आ रहा है ना, इस तरह से सोचना है। सिमिलरली आप यही पॉइंट अगर आप बी पॉइंट में खड़े हो जाते हो, अब अगर आप बी पॉइंट में खड़े हो जाते हो और आप डिमांड को मेजर कर रहे हो, बी पॉइंट में खड़े होकर अगर आप सोचते हो कि आपका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा, बीई, आपका लोअर सेगमेंट हो जाएगा बीई और आपका अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, ए बी, है ना, ए बी। तो फिर फॉर्मूला क्या है, एल एस बाई यूएस, तो बीई बाई ए बी, तो कौन सा ज्यादा आपका, लोअर ज्यादा है, तो लोअर ज्यादा मतलब 70%, 70% डिवाइडेड बाई 30%, तो 70/30 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा, 70/30, बोलो ना, अरे 70/30, अगर 30 से 70 को डिवाइड करोगे, 70 को 30 से डिवाइड करोगे तो 3 से 7 को काटो ना, 3 से 7 को काटने से 3 2 6, इधर ही तो 2 से 2 हो सर रहा है, एक ग्रेटर से देन होगा। ग्रेटर देन होगा, हाँ 3 2 6 तो इधर ही हो रहा है, 3 2 6 तो ऐसे ही हो जा रहा है, तो 2 तो ऐसे ही है, तो 2 से ज्यादा ही होगा, 2 फाइन समथिंग होगा, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो आप देखो एक बार चीजों को कि पॉइंट में खड़े होके, डिफरेंट पॉइंट में खड़े होके आप इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो, जब आप सी में खड़े हो तो बीच में 1 है, मतलब आप बीचों बीच काट सकते हो, 50-50 है, तो 50% बाई 50% तो इक्वल्स टू 1। लेकिन जब आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप अगर नीचे खड़े हो जाते हो, तो ये अगर 30% एरिया है और ये अगर 70% एरिया है, क्योंकि लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट है, तो 30/70 करने से आपका लेस देन 1 हो जाएगा, है ना, और जितना और नीचे आ जाओगे 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब अगर आपका उल्टा हो जा रहा है, 70/30 हो जाएगा,
तब आपका ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और ऊंचाई में जाओगे तो इनफाइनाइट तक जा सकते हो, है ना, जितना ऊपर जाओगे उतना इनफाइनाइट हो सकता है। तो बस सही तो हुआ है, इसको बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी, डिफरेंट पॉइंट में खड़े होकर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी को मेजर करना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर के अंदर मैं इसका और डिटेल्स में बोला, लेकिन अभी आपको जितना जरूरी था मैंने समझा दिया। अर्पिता एंड सोमनिता, शालिनी, समझ में आया पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर करने का तरीका? यस सर। यस सर। ওকে, সমন্বিতা বুঝতে পারলি? यस सर। সমন্বিতা, এগুলো কিন্তু বিকম এরও পার্ট, তোদের বিকম 4th সেমিস্টারও এগুলো আছে, ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দেবো একটু পরে সিলেবাসে। ओके, नाउ पॉइंट इज दैट कि अब क्या है सर, अब कुछ नहीं, बस पॉइंट की बेसिस में हम लोगों ने इलास्टिसिटी को ड्रॉ किया था, यहाँ पर ये वाला, ये देखो, ये तो पता चल गया ना कि किस तरह से इलास्टिसिटी लेस देन 1 हुआ, यहाँ पर ये भी पता चल गया ग्रेटर देन 1 हुआ, और ऊपर जाओगे इनफाइनाइट हो जाएगा, और नीचे आओगे 0 हो जाएगा, ठीक है, जितना ऊपर की तरफ जाओगे उतना इन्फिनिटी, और जितना नीचे आओगे 0। नाउ पॉइंट इज दैट, अब इसी पॉइंट को समझते हुए आप टोटल रेवेन्यू को समझो। सर लुक हियर, एकदम पेशेंस नहीं गवाना है, चीज़ों को समझो। आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब ग्रेटर देन 1 है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज योर मोनोपोली कर्व, ये ऊपर वाला आपका मोनोपोली कर्व है, और नीचे वाला आपका बेसिकली टोटल रेवेन्यू कर्व है। तो सर जो मैं आपको पहले भी बोला था, आपका रेवेन्यू तभी ग्रोथ होता है जब आपका इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है मार्केट में। प्रोडक्ट या सर्विस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो आपका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो दिस सिचुएशन इज जस्ट कनेक्ट विद दिस सिचुएशंस। ये जो एरिया है, ये एरिया आपका डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा का एरिया है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, बिकॉज आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है तो आपका रेवेन्यू में ग्रोथ होगा। फिर जब आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू अपने हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। और जैसे ही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा और कम हो जाएगा, आपका टोटल रेवेन्यू भी धीरे धीरे और नीचे आ जाएगा, बिकॉज मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ है और आपका रेवेन्यू भी इसीलिए साथ साथ कम होते जा रहे हैं। बोलो, बस इतनी सी बात है, खत्म, समझ में आ गया होगा? इफ स्टिल एनी डाउट पूछ लो कि क्यों टोटल रेवेन्यू नीचे आया और इलास्टिसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन है। बोलो सर, कोई क्वेश्चन? एक बात मैं फिर से बता देता हूं, आप लोगों ने पूछा नहीं। सर मार्जिनल रेवेन्यू एक सर्टेन टाइम तक आपका पॉजिटिव रहेगा और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू भी नेगेटिव हो जाता है। सर जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है तब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव रहेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है तब मार्जिनल रेवेन्यू 0 में रहेगा, और जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगा तब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव में चला जाएगा। सर ये चीज़ कैसे पता चला हमें? सर ये चीज़ हमें यहाँ से पता चला, याद आया? देखो तो एक बार, इलास्टिसिटी जब इक्वल टू 1 है मार्जिनल रेवेन्यू 0 है, इलास्टिसिटी 1 से ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है, इलास्टिसिटी 1 से कम है मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है। मैंने अभी आपको प्रूव करके लाया। बोलो, पूरा ग्राफ क्लियर है कि नहीं? एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। और अगर एकदम सिंप्लीफाई सोचे, एकदम सिंप्लीफाई करके सोचे तो इतना कोई परेशानी की बात है ही नहीं। एकदम सिंप्लीफिकेशन वे में सोचे, भाई सिंपल बात है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा तब रेवेन्यू में ग्रोथ होगा, जब मार्केट में डिमांड नॉर्मल हो जाएगा तो रेवेन्यू चुप हो जाएगा, रेवेन्यू हाईएस्ट लेवल में जाके चुप हो जाएगा। जैसे डिमांड कम होना चालू हो जाएगा मार्केट में रेवेन्यू धीरे धीरे गिरने लगेगा, धीरे धीरे गिरने लगा। कब? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो जाता है, जब मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है धीरे धीरे गिरने लगेगा। कुछ समझे? बोलो सर, बोलो सर, बोलो। हाँ शालिनी बोल, बोल शालिनी। हाँ ना,
सर अर्पिता? समझ में आया। यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, शोभनीता पूछा कैसे? यस सर। ओके, तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग एकदम बिल्कुल। सर क्या ये ग्राफ टफ लग रहा है या फिर समझ में आने से आराम से हो सकता है? ये ग्राफ देख के डरने का चीज है कि बस अंडरस्टैंडिंग करने का चीज है? बहुत लोग डरता है सर इकोनॉमिक्स से, मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है फिर आके मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ के गया है, इतना ज्यादा उनको डर लगता है इकोनॉमिक्स से। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स से डरने वाला चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स जस्ट समझने लायक चीज है। अगर आप इसको समझ जाते हो एकदम आसान। ऐसे कोई भी चीज समझ जाने से आसान है, लेकिन ना समझ होने से वो हमेशा तंग करेगा आपको। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग सर, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ओके, अच्छा आगे देखो, अभी क्या बोलना है सर? सर इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फार्म, आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, क्या है ये? सर ये बड़ा सिंपल है, अगर इतना देर का बात समझ में आ गया होगा तो ये आगे का बात एकदम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सर कैसे ईजी हो जाएगा? देखो सर, थोड़ा इतना पेशेंस रख रहे हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। सर इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फार्म, एक मोनोपोली बिजनेस किस पॉइंट में आके इक्विलिब्रियम होता है? आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, कितना आउटपुट बनाएगा मतलब कितना प्रोडक्शन करेगा और क्या प्राइस डिटरमाइन करता है? सर मोनोपोली फार्म का इक्विलिब्रियम तब होता है, द प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम इज दैट लेवल ऑफ प्राइस चार्ज्ड, जब कंपनी उस लेवल का प्राइस चार्ज करता है एंड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट मतलब क्यू, प्राइस मतलब पी। द प्राइस मैक्सिमम प्रॉफिट टू बी मोनोपोलिस्ट ऑन व्हिच मिनिमाइजेस हिज लॉसेस, जब एक मोनोपोली बिजनेस सबसे सस्ता दाम पे ज्यादा चीज प्रोडक्शन कर पाएगा, प्रोडक्ट क्या होगा? मिनिमाइज कॉस्ट होगा, कॉस्ट लॉस मिनिमाइज होगा, तभी प्रॉफिट हाईएस्ट होगा। ये मोनोपोली का टारगेट होता है। प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशंस व्हिच यील्ड्स मैक्सिमम और ऑप्टिमम प्रॉफिट्स टू द मोनोपोलिस्ट। इसको समझने के लिए आपको ये ग्राफ समझना पड़ेगा। सर ध्यान से देखिए, मोनोपोली का इक्विलिब्रियम कब होता है? सर ये एवरेज रेवेन्यू और डिमांड, ये तो आपको पता ही है, ये मोनोपोली ग्राफ का नॉर्मल है, और ये मोनोपोली बिजनेस का मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है, जो उसका ठीक आधा बीचों बीच होते हैं रेवेन्यू लाइन का। ये मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग ऑफ मोनोपोली से समझा रहा हूँ। अब बात ये होता है सर कि मोनोपोली बिजनेस में ये एवरेज रेवेन्यू है और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में कौन आ गया? सर एवरेज कॉस्ट लाइन आ गया। कौन आ गया सर बीच में? एवरेज कॉस्ट लाइन, ठीक है, या मार्जिनल कॉस्ट लाइन। अब कॉस्ट का क्या है, ये एवरेज कॉस्ट हो या टोटल कॉस्ट हो, ध्यान से देखिए, ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन इधर आ गया। अब ये मार्जिनल कॉस्ट लाइन अगर प्राइस से नीचे है, ध्यान से देखिए सर, ये प्राइस लाइन है बेसिकली। जिस पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को कट करता है, जिस पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करता है, जिस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। बिकॉज बिजनेस में कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो गया? इक्वल, इक्विलिब्रियम। तो हमारे फिगर में हम देख रहे हो पॉइंट ई दैट इज एमसी इक्वल्स टू एमआर। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट मतलब बिजनेस में एक सिचुएशन तो होगा ना जब बिजनेस का कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल पॉइंट में होता है, हर बिजनेस में होता है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट इज ओ क्यू। इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या है? ओ क्यू, ठीक है। एंड प्राइस कितना है? ओपी, या फिर आप ऐसे बोलो ए क्यू। ओपी और ए क्यू सेम है, ठीक है, ओपी एंड ए क्यू सेम है, ओपी लाइन और ए क्यू लाइन सेम है। बचपन में थोड़ा सा थ्योरम याद करो, अगर दोनों सेम पैरामीटर में है तो ओपी जो है ए क्यू भी सेम है, मतलब ओपी का मिरर है ए क्यू। तो ओपी बोलो ए क्यू बोलो, सेम मतलब है। सो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू मतलब क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी इज ओ क्यू एंड प्राइस इज ओपी। हम ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू ओपी ए क्यू, मतलब दिस टोटल जोन। इस जोन को रेवेन्यू जोन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया?
टोटल रेवेन्यू मतलब P इंटू क्यू, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी, और प्राइस इंटू क्वांटिटी मतलब OPAQ, दिस इज द टोटल रेवेन्यू जोन। क्लियर है कि नहीं है, बोलिएगा। बचपन वाला थ्योरम याद आ रहा होगा आप लोगों को, समझ में आ रहा है? अगर आपको OPAQ समझ में आ गया है, यहाँ पर देखो सर, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। जिस पॉइंट में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और MC कट्स MR को बिलो से ही कट करेगा। मतलब ऐसा, ये तो मैं आपको पहले भी बताया, MC ऑलवेज MR को नीचे से कट करता है। ये देखो, ये हमारा MR है और ये हमारा MC है, ठीक है। MC MR को कहाँ से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है। तो कॉस्ट पहले ऐसे करके इस तरह से ही कट करेगा, ठीक है, और वो AR को भी कट करके निकल जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट जो है वो MC और MR का है। जिस पॉइंट में MC MR एक दूसरे को कट करता है वो पॉइंट में इक्विलिब्रियम होता है, और उस पॉइंट में बिजनेस का रेवेन्यू होता है ये वाला एरिया, OPAQ। अब मैं आगे आगे आपको बताता हूँ कि बिजनेस में प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। ध्यान से देखो सर, और एक एडिशनल बात याद रखिए सर, एडिशनल कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड इन केस ऑफ लॉस। जब बिजनेस में प्राइस जो है वो अगर वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, अगर बिजनेस का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा हो जाए, बिजनेस लॉस में रन करेगा। ये तो सबको पता है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस कॉस्टिंग से ज्यादा हो जाए, है ना, तो बिजनेस लॉस में चला जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ABC। दिस इज ट्रू फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अब इसको समझने के लिए आपको ये आगे का ग्राफ समझना पड़ेगा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। सर ध्यान से देखो, अभी का भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए सर। सर अभी पहले वाला जो ग्राफ मैंने आपको शो किया, जिसमें आपने OPAQ, ये आपका क्या है, एक्चुअली रेवेन्यू है ना सर, OPAQ। अब ये OPAQ तो आपका टोटल रेवेन्यू है, लेकिन टोटल रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। तो टोटल रेवेन्यू जो एरिया है आपका, ये टोटल रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, एवरेज रेवेन्यू पे और मार्जिनल रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। नाउ पॉइंट इज दैट ये टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का जो पॉइंट एरिया है, आप ध्यान से देखिए, ये आपका रेवेन्यू कब है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू है, और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू है ना सर। अब ये एरिया ठीक जहां से इसको कॉस्ट काट करता है सर, दो कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट को, मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया मार्जिनल कॉस्ट, और एवरेज रेवेन्यू को कट किया एवरेज कॉस्ट। लुक एट सर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। अब कोई अगर पूछता है सर एवरेज कॉस्ट भूल गया, मार्जिनल कॉस्ट भूल गया, तो मुझे उसको क्या बोलना पड़ेगा, सर कॉस्ट का क्लास फिर से कीजिए, है ना, बिकॉज हम लोग कॉस्ट करके ही मार्केट में आए, है ना सर। हम लोग थ्योरी ऑफ कॉस्ट पहले पढ़े और वहां पर हम लोग एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का डिटेल्स जानकारी लिए, फिर जाके हम लोग यहाँ पर आए। सो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट उसमें। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट लाइन को ध्यान से देखिए, ये लाइन आपका इस लाइन के नीचे है, ये लाइन के नीचे है, नीचे से जा रहा है। इसका मतलब क्या जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, समझ रहे हो सर? अगर आपका कॉस्ट लाइन रेवेन्यू लाइन के नीचे है तो इसका क्या मतलब होता है, बोलो सर। अगर कॉस्ट लाइन रेवेन्यू लाइन के नीचे है, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका सिंपल मतलब होता है कि आप प्रॉफिट जोन में हो। आपको बात समझ में आया सर? दिस इज द एरिया, ये सुपर प्रॉफिट जोन है बिजनेस का, क्योंकि आपका कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से नीचे है। समझ में नहीं आया सर? बोलो। ये आपका टोटल रेवेन्यू जोन है, ये आपका टोटल रेवेन्यू जोन है, लेकिन आपका रेवेन्यू जोन और ये आपका कॉस्ट लाइन है, दो कॉस्ट, एक मार्जिनल कॉस्ट एक एवरेज कॉस्ट। दिस इज योर इक्विलिब्रियम एरिया, जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट किया है। चलो बढ़िया है, लेकिन आप बिजनेस में सुपर प्रॉफिट तभी करोगे, इक्विलिब्रियम जोन में सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन सुपर प्रॉफिट करने के लिए आपका जो दोनों कॉस्ट लाइन है, वो दोनों कॉस्ट लाइन आपका क्या है सर, एक एवरेज कॉस्ट और एक आपका मार्जिनल कॉस्ट, वो दोनों लाइन आपका रेवेन्यू लाइन से नीचे है। और जिस एरिया में आपका रेवेन्यू लाइन कॉस्ट लाइन के ऊपर दिख रहा है वो एरिया सुपर प्रॉफिट जोन है। समझ में आया सर? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वाला लाइन देखिए, तो आपको कंपैरिजन करके समझ में आ जाएगा।
अब सुपर प्रॉफिट समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया हो आप लॉस को देखिए, तो सेम एरिया है, ध्यान से देखिए सर, सेम एरिया, सेम एवरेज रेवेन्यू, सेम मार्जिनल रेवेन्यू, सेम एरिया जो रेवेन्यू को डिनोट कर रहा है, लेकिन आपका दोनों कॉस्ट लाइन को देखो, एवरेज कॉस्ट को देखो, एवरेज कॉस्ट कहां से गुजर रहा है सर, रेवेन्यू के ऊपर से, और मार्जिनल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट क्रॉस करके चला गया, इक्विलिब्रियम किया था बिजनेस में बट फिर भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ चला गया। तो आपका जो एवरेज कॉस्ट लाइन है मेनली और मार्जिनल कॉस्ट दोनों मिला के आपके रेवेन्यू लाइन के ऊपर चला गया। तो इसका मतलब ये एरिया आपका क्या कर दिया सर, प्रॉफिट दिया कि लॉस दिया, लॉस सर। तो प्लीज टेल मी सर, ये दोनों एरिया समझ में आया, सुपर प्रॉफिट और लॉस। कब बिजनेस में लॉस होता है और कब प्रॉफिट होता है, और पिता सिंपल बात है, अगर मेरा रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट अगर ज्यादा है, सिंपल बात है सर, अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, ये देखो यहां पर क्या है, अगर मेरा एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, मेरा प्रॉफिट होगा, सुपर प्रॉफिट होगा, मार्जिनल यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ माई एवरेज रेवेन्यू is greater than average cost, my average revenue is this line and my average cost line is this line, तो मेरा एवरेज रेवेन्यू का जो एरिया है वो मेरा एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, तो मैं सुपर प्रॉफिट करूंगा। लेकिन अगर मेरा एवरेज कॉस्ट लाइन मेरे रेवेन्यू से भी ऊपर जा रहा है, मेरा एवरेज कॉस्ट लाइन अगर रेवेन्यू से भी ऊपर से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है मेरा कॉस्ट ज्यादा है, मेरा खर्चा ज्यादा है, और खर्चा ज्यादा है तो मैं लॉस में जाऊंगा, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाएगा, तो भले ही कितना मोनोपोली क्यों ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये लॉस हो जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे आएगा, एवरेज रेवेन्यू जब एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे रहेगा, जैसे कि यहां पर है एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, तो आपका बिजनेस लॉस में आ जाएगा। ये शॉर्ट रन में है सर, ये शॉर्ट रन में बिजनेस में दोनों चीजें हो सकता है मोनोपोली में, या तो आप सुपर प्रॉफिट करोगे, लेकिन सुपर प्रॉफिट करने का कंडीशन क्या है, सुपर प्रॉफिट करने के लिए आपका एवरेज रेवेन्यू लाइन ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट लाइन से ऊपर होना चाहिए, मतलब एवरेज रेवेन्यू लाइन जो है वो अगर यहाँ पर है तो आपका एवरेज कॉस्ट उसके नीचे से ही गुजरना चाहिए, ठीक है, और ये जो एरिया आपको मिल रहा है ये एरिया आपका सुपर प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन जो एवरेज, जो आपका लॉस एरिया है, लॉस तब होगा जब आपका एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स आपका एवरेज कॉस्ट लाइन एवरेज रेवेन्यू से ऊपर से गुजरेगा तब, ठीक है। तो ये शॉर्ट रन में होता है सर बिजनेस में, मोनोपोली बिजनेस में शॉर्ट रन में ऐसा ही सिचुएशन होता है। समझ में आया होगा सर, कोई डाउट है तो पूछ लो सर, किसी को कोई भी डाउट है पूछ लो। सिमिलरली अगर लॉन्ग रन बिजनेस में बात करें, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में, दैट्स लाइक जैसे सुपर प्रॉफिट ही होता है, लॉन्ग रन में अगर मोनोपोली टिक गया ना वो सुपर प्रॉफिट ही करके छोड़ेगा। बस लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में आपका सारा का सारा ग्राफिकल नाम में ना, जहां जैसे कि इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, सब एस एस करके दे रहे थे, ये देखो ये एस का मतलब है शॉर्ट रन, ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, बस यही बात है। लेकिन जब बात लॉन्ग रन का हो जाए तब आपको हर जगह में एल लिखना चाहिए, मतलब लॉन्ग रन, एलएसी मतलब लॉन्ग रन एवरेज, एलएमसी मतलब लॉन्ग रन मार्जिनल, ठीक है, बट बात वही है, बात वही है। अगर लॉन्ग रन में टिक गया ना मोनोपोली बिजनेस, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा, लॉन्ग रन में टिक गया तो एबनॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट, सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि एबनॉर्मल लॉन्ग रन में टिक गया मतलब बिजनेस का बहुत ज्यादा दम है, और आपका एवरेज कॉस्ट लाइन को देखो, एवरेज रेवेन्यू से नीचे से ही गुजरेगा, एवरेज रेवेन्यू के नीचे से ही गुजरेगा, ठीक है, एवरेज रेवेन्यू लाइन इतना बड़ा है और उसके नीचे से कॉस्ट लाइन गुजर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस को इक्विलिब्रियम मिलता है जब मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को क्रॉस करता है, जैसे सर्वाइवल पोजीशंस। लेकिन बिजनेस में सुपर प्रॉफिट होगा लॉन्ग रन में, तो क्या क्या पॉइंट निकल के आया, एमसीक्यू क्वेश्चंस में कभी कभी ग्राफ देके आपको जगह आइडेंटिफाई करने के लिए बोल सकता है, अगर थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल करे, और इजी सवाल करे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोली बिजनेस में क्या होता है सर, जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा सुपर प्रॉफिट करेगा, सिंपल बात है, ठीक है, और अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से कम रहेगा तो लॉस करेगा, और लॉन्ग रन में ये ऑलवेज एबनॉर्मल प्रॉफिट ही करेगा,
और एबनॉर्मल प्रॉफिट का कारण क्या होता है? लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सर? बोलो, आप लोगों का हाँ ना बहुत कीमती है। बोलो सर, बोलो। अरे समझ गए? यस सर। यस सर। तो इसी तरह से Yes. ये सब ग्राफ देख के लोगों को डर लगता है, पर डरने का क्या है, समझने वाला बात है ना? मैंने देखा सर, अच्छे अच्छे को देखा, सर ये क्या ग्राफ है, दिमाग के ऊपर से जा रहा है। हाँ, यहाँ से जैसे लग रहा है कोई तीर मार रहा है, वहां से कोई तीर मार रहा है। कोई तीर नहीं रे बाबा, ड्रॉ करके मेरे को भेजना, होमवर्क है। जितना सारा ग्राफ मैंने अभी तक आपको मार्केट में कराया, सारा का सारा ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और मेरे को भेजिएगा। मैं देखूंगा आप लोग प्रैक्टिस कर रहे कि नहीं कर रहे। करोगे ना? क्या रे, करोगे? यस सर। ओके, कीजिएगा। सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंडर मोनोपोली, सर ये क्या है? सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन प्रोड्यूसर सेल्स ए स्पेसिफिक कमोडिटी। अगर कोई प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्ट का और सर्विस टू डिफरेंट बायर्स एट टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस, मतलब क्योंकि उसका मोनोपोली है, अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम पे बेचता है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। टू और मोर डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग दाम पे सर्विस दे रहा है फॉर रीजंस नॉट एसोसिएटेड विद द डिफरेंस इन कॉस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे, रेलवे भी अलग अलग दाम पे लोगों को अलग अलग चीजें बेचता है ना सर। रेलवेज के अंदर आपको फर्स्ट क्लास का अलग टिकट, हाँ सर, सेकंड 2 टियर का अलग टिकट, प्राइस अलग है ना। हाँ, थोड़ा फैसिलिटीज इधर उधर कर देते हैं, लेकिन ट्रेन में तो वही सुविधा था ना, ट्रेन में चढ़ने का, जहाँ से जहाँ जाने का। तो फर्स्ट क्लास, 2 टियर, 3 टियर, स्लीपर क्लास, क्या बोलते हो, सेकंड सीटिंग। हाँ सर, ये क्या हो गया, सर्विस सेम है, हाँ थोड़ा एसी वगैरह अलग बात है, लेकिन डिफरेंशिएशन हो गया। डॉक्टर्स भी कभी कभी अलग अलग चार्जेस करते हैं, डॉक्टर्स के केस में भी देखा जाता है। लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अलग अलग लोगों से अलग अलग, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करते हैं, अगर ज़्यादा इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है, ज़्यादा अकाउंट्स का बात है तो ज़्यादा फीस, कम है तो कम फीस। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, सर्विस वही है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये मोनोपोली बिजनेस है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज मोनोपोली तो करते हैं। हमारे देश में कितना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कितना ही प्रैक्टिसिंग सीएस है और कितना ही सीएमए है, बहुत कम है सर, इसलिए मोनोपोली आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में तो सीएस का इतना प्रॉब्लम है, मतलब आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम साइड में सीएस का इतना मोनोपोली है कि लास्ट में सरकार को बोलना पड़ा कि भाई कंपनी का अगर टर्नओवर 10 करोड़ तक ना जाए तब तक सीएस रखने का मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सीएस इतना चार्ज करता था। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का जैसे कि क्यों करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट करने के लिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सस्ता में बना के महंगा में बेचना, to secure equity through pricing, to dispose surplus stock, to capture foreign market। ये सब रीजंस में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रोफेसर पिगो हैज रिलेटेड द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन with the consumer surplus enjoyed by consumer in 3 ways. First, degree price discrimination. In this, monopolist will fix price which will be take away the entire consumer surplus. मोनोपोलिस्ट ऐसे दाम लगाते हैं कि कंज्यूमर का जो सरप्लस होता है ना, मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है, वो सारा का सारा लेके चला जाता है। बिकॉज मोनोपोली बिजनेस में सरप्लस करना मुश्किल है, लेकिन नॉर्मल परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में जाओगे तो आप कुछ ना कुछ इधर नहीं तो उधर बचा ही लोगे। ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? टेक अवे दी पार्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, कुछ पार्ट लेके चले जाते हैं। और थर्ड डिग्री में क्या होता है? मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सब मार्केट्स। जैसे मैं आपको बोला ना, मिडिल क्लास का अलग मार्केट बना देते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए है, ये हाई रिच के लिए है, ये सुपर रिच के लिए है। ठीक है, इसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सब मार्केट, सबके लिए अलग अलग मार्केट बना के रखते हैं। जैसे भारत में एक रेल चलता है, आप लोग नाम सुने हो सर, महाराजा एक्सप्रेस। किसी ने सुना है कभी? बहुत महंगा ट्रेन है सर, ये है महाराजा एक्सप्रेस। कभी मौका मिले तो जरूर चढ़ना, बेसिकली टूरिस्ट ट्रेन है। देखो सर, ऐसा होता है ट्रेन के अंदर। सर घर लग रहा है क्या?
सुने हो सर इस ट्रेन के बारे में? नो सर। देख लो सर, महाराजा एक्सप्रेस है, ठीक है। ट्रेन के अंदर इस तरह का फैसिलिटीज, ठीक है। आप चलते जाओगे, ठीक है, एकदम जैसे 5 स्टार होटल। ये देखो, खाने के लिए अलग कैंटीन, ठीक है। ये देखो सर, एकदम सुपर डुपर। आप घूमते घूमते जाओगे, काफ़ी हाई चार्जेबल है। इसके अंदर भी आपको डिफरेंट मिलेगा, महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है। कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो ज़रूर चढ़िएगा सर। हाँ, रियली इंटरेस्टिंग। फॉरेनर्स, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मली बनाया गया है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इसमें जनरेट करते हैं। कौन? रेलवेज, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए ऐसे डिफरेंट मार्केट बनाया जा सकता है, जिसको थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने का देखा जाता है मोनोपोली में। ये रेल का मोनोपोली है, तभी रेलवे कर सकते हैं। तो मोनोपोली करने का क्या क्या कंडीशंस है देख लो। देयर आर फॉलोइंग मेजर कंडीशंस अंडर विच प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट प्राइस इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, अगर आपका पूरा सप्लाई में कंट्रोल हो तो आप कर सकते हैं। Price discrimination is applicable only in monopoly situation because there is full control over the supply, where there are no rival firm। अगर आपका कोई राइवल नहीं है तो आप जैसे मर्जी करो, किसी को ज़्यादा दाम पे बेचो, किसी को कम दाम पे बेचो, किसी को सस्ता में दे दो, है ना, क्योंकि आप ही आप हो और कोई है नहीं, है ना। डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू 2 और मोर सब मार्केट, एक ही मार्केट को आप अपने हिसाब से कर लो। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का एक मार्केट बना लो, हायर मिडिल क्लास का एक मार्केट बना लो, रिच क्लास का एक मार्केट बना लो, सुपर रिच का एक मार्केट बना लो, ठीक है। आप कर सकते हो डिवीजन ऑफ मार्केट। डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी अंडर डिफरेंट मार्केट, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट इलास्टिसिटी लगा दो। The monopolist can discriminate the prices only if the price elastics in the two markets are different. This is because monopolist can charge higher price from the market whose price elasticity is less। जहां पर इलास्टिसिटी कम है ना, वहां पर वो ज्यादा दाम चार्ज करेगा, बिकॉज उस पर मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं है, कम लोग हैं, जितना दाम बोलेगा दे देगा। लेकिन जहां डिमांड बहुत ज्यादा है वहां पर वो क्या करेगा ना, दाम को कम करके रखेगा, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? मतलब देखो सर, सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ही लोग हैं, 100 लोग हैं, वही लोग महाराजा एक्सप्रेस में चढ़ेगा, ठीक है। सब कोई तो नहीं चढ़ेगा, तो इसमें दाम कम करने का कोई मतलब होता है क्या? क्या बोलते हो? महाराजा एक्सप्रेस में प्राइस को कम करने का कोई मतलब है क्या? जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा। यस सर। क्योंकि इसमें तो सबको ही चढ़ने वाले हैं नहीं। लेकिन जब बात आता है नॉर्मल ट्रेन का, नॉर्मल स्लीपर या फर्स्ट क्लास का, उसमें बहुत सारे लोग हैं, है ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक सिंपल कौन सा ट्रेन ले लें सर, जैसे मानो बॉम्बे वाला एक ट्रेन ले लेते, बड़ा फेमस गीतांजलि एक्सप्रेस। गीतांजलि, बहुत सारे हैं, गीतांजलि इज अ वेरी फेमस ट्रेन, ठीक है। अगर ऐसा हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस, ठीक है। अब ऐसे ट्रेन में तो बहुत हाई डिमांड होता है, बहुत हाई डिमांड। तो ऐसे ट्रेन में क्यों फालतू में हम ऐसे करें? उसके लिए क्या करेंगे, दाम को लोअर फेयर में रखेंगे, लो फेयर में रखेंगे। गीतांजलि जैसे ट्रेन ज्यादा होते हैं, बहुत बहुत सारे लोग इसको पाने का कोशिश करते हैं, तो दाम को कम रखेंगे। लेकिन महाराजा एक्सप्रेस में थोड़ी ना हर कोई चलेगा, बिकॉज ये मार्केट इलास्टिक है, लेकिन गीतांजलि का मार्केट इलास्टिक है और महाराजा का इनइलास्टिक है। समझ रहे हैं ना सर बात को? जब किसी का डिमांड बहुत हाई होता है तब उसको इलास्टिक बोलते हैं, और जिसका डिमांड बहुत लो होता है उसको इनइलास्टिक बोलते हैं। तो इनइलास्टिक मार्केट का क्या कर देते हैं, इनइलास्टिक मार्केट में दाम को बढ़ा देंगे और इलास्टिक मार्केट में दाम को लोअर लेवल में रख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। No possibility to resell. It should not be possible for the buyers of low price market to resell the product to the buyers of high price market। और वो भी ये भी चीज़ वो देखेगा कि लो प्राइस मार्केट का जो बायर है वो हाई प्राइस मार्केट को उसको रीसेल ना करे, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन होने नहीं देगा, क्योंकि मार्केट उसके हाथ में होगा तो वो करने नहीं देगा। तो इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इन मार्केट ए एमसी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, इन मार्केट बी एमसी इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू बी, इन टोटल मार्केट मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। Hence MC equals to AMR in aggregate market, MC equals to marginal revenue equals to marginal revenue A and B। मतलब डिफरेंट मार्केट का मिला के ही आपका इंडिविजुअल मार्केट रेडी होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंट मार्केट वाइज कंपनी क्या करता है, अपना रेवेन्यू को जनरेट कर लेता है। बस सिंपल बात है सर, ठीक है। तो ये है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन मोनोपोली। तो मोनोपोली रिलेटेड मैंने सारा बात कर दिया आपसे, सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बताया, सारा ग्राफ भी आपको बताया।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, या इसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोल सकते हो। जैसे कि साबुन का मार्केट, लक्स, हमाम, लिरिल, कंपनी बहुत सारे नहीं है बट है, काफी सारा है मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत सारे हैं, ऐसा मार्केट, ठीक है, जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन या फिर मोनोपोलिस्टिक, मतलब कंपटीशन है बट परफेक्ट कंपटीशन नहीं, इम्परफेक्ट, लाइक मोनोपोली जैसा है, मतलब मोनोपोली और परफेक्ट का एक मिक्स्ड अप। अब ऐसे बोलो, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का एक हाइब्रिड है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। ये चर्चा होगा आपके साथ मोनोपोलिस्टिक। अब आगे का चर्चा काफी इजी लगेगा, ठीक है, बिकॉज आप लोग दो इंपॉर्टेंट पढ़ लिए, और एक इंपॉर्टेंट एक मार्केट है ऑलिगोपोली मार्केट। इसके अंदर भी एक मार्केट होता है जिसका नाम है डुओपोली, ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग एरिया है। तो ऑलिगोपोली मार्केट और इम्परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट या मोनोपोलिस्टिक, इसको लेकर नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे सर, ठीक है। तब तक घर में क्या करोगे, तब तक घर में जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसको गो थ्रू करोगे, अच्छे से समझोगे, ग्राफ को ड्रॉ करके मेरे को शेयर करोगे ना? यस सर। ओके सर, तो आज इतना ही है, ठीक है, ओके, ठीक है सर, टाटा फिर। ओके सर, बाय सर। ओके सर, टाटा, बाय सर। बाय।